मैं बताऊंगा। और जो आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आप बोल रहे हैं फंडिंग और आपके पास मैन पावर नहीं है, ये दो पॉइंट्स बड़े डिटेल में डिस्कस हुए हैं और सोचे गए हैं कोर्ट के अंदर भी और ये अथॉरिटीज़ के द्वारा भी। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना एक्सट्रीमली ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके सिटीजन्स हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए चुने गए हैं, उनका राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ सैनिटेशन सारा इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ। और आपके फंक्शन परफॉर्म करने में जो बाधाएं हैं उसको क्लियर करना एक प्रायोरिटी है सरकार के लिए। ये प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैनिटेशन और हेल्थ जो दो चीजें हैं, उसमें जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी फंडिंग में। अब सरकार अपनी फंडिंग करती है, हाउस अपनी फंडिंग करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसाइड होती हैं चीजें, बट सुप्रीम कोर्ट कब जवाब मांग सकती है? कोर्ट सिर्फ सैनिटेशन और हेल्थ के मामलों में सरकार से जवाब मांग सकती है कि आपने इन दो कामों में प्रायोरिटी दी है कि नहीं दी है। अगर आपने ओपीएस को दे दिए 1000 करोड़ या आपने किसी और स्कीम को दे दिए हजारों करोड़, आपके पास ये पैसे थे, आपने रोड्स बना दी और कुछ काम कर दिया, तो ये क्या है कि आपने प्रायोरिटी दे दी इस काम को और आपने सैनिटेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, तो आपकी जवाबदेही बन जाएगी हाई कोर्ट में। ये बोला गया था 1985 में, एक जजमेंट आई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रतलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द जजमेंट वाज रिटन बाय जस्टिस कृष्णा, ये बहुत बड़े जज हैं, और वो जजमेंट से आगे बहुत सारी जजमेंट्स आई जिसने उनको फॉलो किया और इवेंचुअली ये 2016 के रूल्स बने। ये जो 2016 के रूल्स बने, ये सरकार ने नहीं बनाए थे, ये कोर्ट के थ्रू आए थे। कोर्ट ने जजमेंट पे जजमेंट लिखी, फिर वो जजमेंट में जो लिखा गया था वही फिर बाद में जाके कानून बना पार्लियामेंट से। पर जो इसका जो मूल एसेंस है वो कोर्ट में लोगों ने लड़ के लिया है। जो कोर्ट में जो लड़ाई होती है लोगों के हकों की, अपने हकों की, उन हकों को लड़ के 20 सालों तक लड़ रहे थे लोग, और ये अंडरस्टैंडिंग बैठी कोर्ट में कि ये जो चीजें हैं कि हमारे को वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों काउंसलर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डायरेक्टर एमसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टीसीपी, सारे डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज सेट हुई हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। और ये आया है केसेस के बाद, बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बाद। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केस कैसे आया हाई कोर्ट में, और ये अब इतना बड़ा क्यों हो गया। आप सब लोग यहाँ पे मेरे को क्यों सुन रहे हैं? मैं तो सरकार का पार्ट भी नहीं हूँ और मेरा कुछ लेना देना नहीं है सरकार से। पर मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो एक दूध वाला है, सुलेमान एक दूध बेचने वाला है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हुआ क्या था कि 2013 में बद्दी बरोटीवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, सच अ बिग अथॉरिटी विच इज वेरी रिच, इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, घर है, बहुत अमीर लोग रहते हैं, उन्होंने एक टाउनशिप डेवलप की, पर उन्होंने वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी नहीं बनाई। पूरा टाउन बना दिया पर एक जगह प्लानिंग में नहीं रखी गई जिसमें एक जगह डेडिकेट की जाए जहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट रखेंगे, उसको मैनेज करेंगे। उसके बारे में सोच विचार नहीं हुआ। सोच विचार करने का काम है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नॉर्मल जगह पे, पर बद्दी बरोटीवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउनशिप के अंदर सोच विचार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। ये बात ऐसी है कि आप लोग अपना घर बना रहे हैं पर टॉयलेट नहीं बना रहे, बाहर जाके कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली इतनी शर्मनाक बात है ये, सॉलिड वेस्ट का फैसिलिटी ना होना। अब इन्होंने क्या किया, 2013 में इन्होंने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई एक जगह की, और वो जो जगह है वो जगह थी नदी के साथ, सिरसा नदी के साथ, और सुलेमान जो आदमी है उसके घर के सामने। अब इन्होंने वो जगह चूज कर ली बिना कोई प्लानिंग के, और उस जगह पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई। 2013 में इनकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो मना की गई कि यहाँ पे नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है और यहाँ पे नदी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में लिखा है कि नदी से 200 मीटर दूर होना चाहिए और ह्यूमन हैबिटेशन से 100 मीटर दूर होना चाहिए। इन्होंने इसको दरकिनारे करते हुए इन्होंने वहाँ पे परमिशन मांगनी शुरू की कि हमें यहाँ पे परमिशन दी जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट बनाने की। 2013 में इनको मना किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कि जी नहीं बन सकती, क्योंकि ये जो है सेंसिटिव एरिया है, नदी है यहाँ पे और लोग रहते हैं, तो उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है, हेल्थ खतरे में आ सकती है। फिर 2014 में इन्होंने फिर से अप्लाई किया, फिर उनको फिर से मना किया गया कि यहाँ पे नहीं मिल सकती। फिर 2015 में इन्होंने फिर से अप्लाई किया, थर्ड ईयर, वहां पे इनको कंडीशन लगा दी गई कि इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे एक दीवार बना देंगे पिटिशनर नदी के पास और थोड़ा सा 50 मीटर दूर कर देंगे और यहीं पे बनानी है हमने।
फिर इनको परमिशन मिल गई, पर परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दी 36 कंडीशन लगा के। 36 कंडीशन लगी एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेटर में, जो इनको फुलफिल करनी थी एज अ प्री कंडीशन बिफोर दे मेक द डंपिंग साइट। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडीशंस को भी नजरअंदाज कर दिया और वहां पे डंपिंग शुरू कर दी। अब ये डंपिंग शुरू कर, इतना हिम्मत क्यों है कि डंपिंग शुरू हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक गुजर रहता है जो मुस्लिम भी है और गुजर भी है और गरीब भी है। तो ये है मार्जिनलाइज्ड ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, जहाँ पे वो एक माइनॉरिटी में है और पॉवर्टी में भी है और साथ में उसकी आवाज कम है। नॉर्मली जो डंपिंग साइट्स बनती हैं वो जजों के घर के सामने नहीं बनती हैं, अफसरों के घर के सामने नहीं बनती हैं गरीबों के और मार्जिनलाइज्ड लोगों के घर के सामने। पूरे इंडिया का वो है हाल है। इसलिए ये एक्ट जो बने हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब एक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट्स में ये अंडरस्टैंडिंग रखी है कि क्योंकि इन लोगों के घर के सामने बनता है तो ये ऑफेंस माना जाता है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब के घर के सामने गन फेंकते हैं तो ऑफेंस माना जाता है। और ये हैबिटेशन का जो प्रावधान जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में दिया है, ये भी इसी अंडरस्टैंडिंग केस था अलमित्रा पटेल जो सुप्रीम कोर्ट का केस था। उस केस में ये अंडरस्टैंडिंग कोर्ट के सामने लोग लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे, बाकी और जगह भी स्टेट्स में लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई, वो 20-20 साल गंद में रहे, उनकी लड़ाई लड़ने के बाद ये सोच आई कि ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे इन लोगों को दरकिनारे कर दिया गया है और इन लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही, इनको डिग्निटी नहीं दी जा रही, तो इस डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बने हैं। और ये कानून इसलिए बड़े जरूरी हैं हमारे लिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इस देश की है वो हर एक आदमी को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो एक दूध वाला हो, उनको एक समान इज्जत देता है। यही मतलब है स्वतंत्र देश होने का और इक्वल सम्मान मिलने का। अब इस केस में क्या है कि कंटिन्यूअस मैंडेमस है। कंटिन्यूअस मैंडेमस का मतलब है कि हाई कोर्ट में ये केस चलता रहेगा। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक गोदावरमन केस है जो फॉरेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, वैसे ये हाई कोर्ट में ये कंटिन्यूअस मेंटेनेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए चलता रहेगा। क्योंकि हाई कोर्ट को लगा कि यहाँ पे अथॉरिटीज डिफरेंट लेवल्स पे दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एंड जो सिटीजन्स हैं उनको सफ़र करना पड़ा। अब ये बात इसलिए भी है क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये 2016 में आए थे और इसमें टाइमलाइंस मेंशन है। 2016 में इनमें रूल्स की टाइमलाइन जो मेंशन थी वो एक साल मेंशन थी डिफरेंट सिस्टम्स को इन प्लेस लाने के लिए। तो अब हम 10 साल हो गए, अगर अभी भी हम रूल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम बहुत डिले हो गए। जब से रूल्स आए थे, जो टाइमलाइन दी गई थी, पार्लियामेंट ने अपने आप को, सरकार ने अपने आप को, कोर्ट ने नहीं दी थी। कोर्ट ने शुरू में दी थी कि जब अलमित्रा पटेल जजमेंट आई, MC मेहता जजमेंट आई और शुरू में कृष्णा यती जजमेंट आई, तो वो जजमेंट्स को देख के पार्लियामेंट ने कानून अपने आप बनाया, पास किया कानून और अपने आप अपनी अथॉरिटीज को टाइम बाउंड किया। अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उन्होंने टाइम बाउंड किया, बोला कि 1 साल के अंदर आप पॉलिसी बनाएंगे स्टेट के लिए और उसके लिए आप फंड्स का भी इंतजाम करवाएंगे। लैंड जो है वो आप बताएंगे कि कहाँ पे लैंड देना है, लैंड का इंतजाम कराएंगे। DC साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको बोला कि आप लैंड को प्रोवाइड करें, देखें कि सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। ये सारे रूल्स हैं, मैं भी जाऊँगा उसमें, बट मैं आपको पहले कहानी सुनाना था सुलेमान की, और ये क्यों आया है यहाँ पे केस और आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इसलिए क्योंकि अब देखिए जब 3 बारी इन्वायरमेंटल असेसमेंट हुई, वहाँ पे नदी थी, वहाँ पे लोगों का घर था, BBNDA ने एक टाउनशिप बनाई। टाउनशिप में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक प्लान में अपने कि हम एक सॉलिड वेस्ट साइट बनाएंगे, जो इतने सारे घर बना रहे हैं करोड़ों रुपए के, उनका गंद कहाँ पे जाएगा, उसके लिए भी प्रोविजन बना देते हैं उनसे पैसे लेके। तो आज आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि देयर हैज बीन अ ट्रैवर्सिटी ऑफ जस्टिस विद दिस फैमिली। ये जो सुलेमान है, उसकी मदर की डेथ हो गई इतने घर में रहने की वजह से, उसकी बेटी वहाँ रह रही है, वो परिवार में 30 लोग हैं, वो उस गंद में रह रहे हैं 2016 से अभी तक। जो है हाई कोर्ट को मैं भी उसका केस कब से 2018 से लड़ रहा हूँ। मैं दलीलें दे के थक गया हूँ कि इसको रिलोकेट करिए, इसकी जान खतरे में है, क्योंकि इसका घर जो है वो डंपिंग साइट के अंदर ही बनाया हुआ है। डंपिंग जब इन्होंने बद्दी, नालागढ़, परवाणू ये एरिया ने डंपिंग शुरू कर दी, वो इतनी, अब उन्होंने देखो बात ये थी कि 100 मीटर वहां से दूर करना था नदी से, और 200 मीटर और 100 मीटर उसके घर से दूर करना था। उन्होंने जो फाइनल एनवायरमेंट क्लियरेंस दी 2015 में, उन्होंने 36 कंडीशंस उन पे लगी कि आप इतना बफर जोन बनाएंगे, बीच में पेड़ बनाएंगे, इतनी जगह छोड़ेंगे, तब यहाँ पे आप बना सकते हैं। वैसे तो वो विधि मिलनी चाहिए थी, इट वाज अ फ्रॉड। आई एम सेइंग इन द कोर्ट
कि ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है दिस इज आल्सो हैज बीन गिवन बाय फ्रॉड, बट ये पहले बड़ी एडवर्सरियल लिटिगेशन थी, इसमें मैं बड़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, हम कंटेम्प्ट मांग रहे थे, कॉम्पनसेशन मांग रहे थे, लोगों को जेल भेजने के लिए पहुंचे थे हम कोर्ट में। पर सबकी प्रॉब्लम्स देखने के बाद, आप लोगों की प्रॉब्लम्स देखने के बाद, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम देखने के बाद, लैंड की प्रॉब्लम देखने के बाद, हम सुलेमान ने खुद अग्री किया कि चलो अब हमारे को आप रिलोकेट ही कर दो। पहले हम आए थे कोर्ट में कि ये प्लांट रिलोकेट होना चाहिए और जिसने एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया उसको जेल भेजना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें कि दे कैसे दी। पर हमने नॉन एडवर्सरियल बना दिया इस केस को, हम अब दोस्ती में कर रहे हैं कि सब मिलके हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना है, ना सरकार को पता था रूल्स के बारे में। अब वो इतने मजबूर थे कोर्ट में, बीबीएनडी की तो गलती थी शुरू में, बीबीएनडी की गलती तो अभी भी है, पर अब ये प्रॉब्लम हर जगह पूरे स्टेट में है, तो हम चाहते हैं कि इसको बिना एडवर्सरियल होकर अभी हम किसी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नहीं मांग रहे, किसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं मांग रहे, किसी ऑफिसर के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, हम यहाँ पे आके समझा रहे हैं कि आप इसको प्लीज फॉलो करिए और आपको सुझाव दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से दोस्ती से चल रहा है केस। तो इसमें हम सुलेमान भी मान चुका है कि उसको एक लैंड जो है कहीं और प्रोवाइड कर दी जाए ताकि उसको वहाँ पे रहना ना पड़े। तो अभी डीसी सोलन के पास फाइल पड़ी है, बड़े टाइम से पड़ी है, और उसको हम बोल रहे हैं कि आपके लिए ये 2 कदम आगे बढ़ा, तो अब आप जल्दी करिए, इसको लैंड दिलाइए। आप उनको बच्चों को कैसे रख सकते हैं ऐसी कंडीशन में? अभी वहाँ पे अगर आप वहाँ की फोटोज देखेंगे सुलेमान के घर की, 2013 की फोटोज देखेंगे, वहाँ पे घास है, नदी है, गाय है उसकी, और आराम से लाइफ चल रही है उसकी, बिल्कुल पिक्चरस्क लाइफ। और अब की फोटो देखेंगे वहाँ पे पूरी एक माउंटेन बन चुकी है वेस्ट की, जिसका कुछ सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। बीबीएनडी का कोई सोल्यूशन नहीं है, इतने पैसे उन्होंने कमाए अपनी टाउनशिप बना के, बट ये नहीं कर पाया कि उसका ख्याल रख सके एक फैमिली का। और ये केस तो 2018 में ही सॉल्व हो जाना चाहिए था, और मेरे यहाँ इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए था ये केस। 2018 में ये अगर बोलते कि हमारी गलती हुई है, हम इसको रिलोकेट करेंगे, तो उस टाइम सॉल्व हो जाता। पर ये लड़ने लगे कोर्ट में बोलते हैं कि ये जी इंक्रोचर है, ये जो है ये तो खराब है, और ये आउटसाइड द कोर्ट भी मेरे को बहुत चीजें बोली गई कि ये मुसलमान है उस टाइम। तो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि ये, और हम उसका केस भी प्रो बोनो लड़ रहे हैं। तो ये मैं बातें बता रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि आप लोगों को एम्पैथी से डील करना है अपनी जनता के साथ। आपकी जनता है, मार्जिनलाइज जो लोग हैं, उनको तो स्पेशल केयर करनी है उनकी, क्योंकि वीकेस्ट हैव बीन प्रोटेक्टेड मोर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर सेइंग दैट जो सबसे कमजोर है उसको तो और ज्यादा आप बेनिफिट दोगे, उसको तो और ज्यादा प्रोटेक्ट करोगे। वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वीक के लिए है कानून, उनको ऊपर लाने के लिए है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी वैसा ही होना चाहिए। और कोर्ट में जब केस आते हैं तब उनके लिए, जब एडवोकेट जनरल और आपके वकील लड़ते हैं, तो उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको लड़ना है कि कैसे करना है केस, कि ये रिलोकेशन शुरू में करवा देते। अब हम भी तो समझे, हम यहाँ पे खड़े, हम ये थोड़ी बोल रहे कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 1 साल में लैंड नहीं दिया, कंटेम्प्ट इशू करो डायरेक्टर के, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। हम यहाँ खड़े, हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपके पास लोग नहीं है, यहाँ पे फॉरेस्ट की एफसीए क्लियरेंस नहीं मिल रही है, ये हमने प्रॉब्लम सारी समझी। इसलिए हम कोर्ट को भी हम बोल रहे हैं कि हमने ये सॉल्व करना है इशू, हमने किसी को वो नहीं करना है, किसी के अगेंस्ट कुछ काम नहीं करना है, पर हमने ये सॉल्व करना है इशू। तो ऐसे ये केस चला। अब 2018 में ऑर्डर हो गए कि इसको रिलोकेट करें, फिर उसके बाद इसको कॉम्पनसेशन दे, और ये ऐसे चल रहा है। सुलेमान का केस चल पड़ा साइड में। पर एक ऑर्डर हुआ मिस्टर नारायण स्वामी का, जिसमें उन्होंने बोला कि ये तो सारे स्टेट की प्रॉब्लम है, और सारे स्टेट के उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को ये ऑर्डर किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डीसी को, कि आप रिपोर्ट फाइल करें कि आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं किए। तो वहां से ये केस बड़ा हो गया। अब पूरे हिमाचल का केस है ये, सारे हिमाचल की जो भी डंपिंग साइट्स है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट मॉनिटर कर रही है। अब आप लोगों ने जो सुझाव देने हैं, आप मुझे लिख के दीजिएगा सारे सुझाव जो एमसी के सर ने बोले मेरे सामने, वो जो प्रॉब्लम्स हैं फंडिंग की, वो हम पुट करेंगे। उसके लिए मैं एक सुझाव आपको दूंगा कि जब आपको फंडिंग जितनी चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, फिर दूसरी आपको पता होना चाहिए उसके लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है ये। और उसके लिए फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि हमारे पास ये काम करने के लिए इस कानून के अंदर इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है और हम नहीं कर सकते। चिट्ठी लिखिए अपने जो आपके ऊपर सुपीरियर है, या फिर यूडी को लिखिए। मेरे साहब को यूडी को लिखना चाहिए, यूडी को गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि भैया हमारे को अब ये पॉलिसी बनानी है, इसके लिए इतने पैसे चाहिए। तब हमारे को पता चलेगा ना कोर्ट को कि ये पैसे चाहिए थे, जो प्रायोरिटी नहीं दी गवर्नमेंट ने फंडिंग में।
तब हम गवर्नमेंट को जो फंडिंग देने की प्रायोरिटी को कोर्ट चेक कर सकती है, अकाउंटेबल ठहरा सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर काउंसिल को, जैसे आपके बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे, आपको कितना स्टाफ चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए उस स्टाफ को वहाँ भेजने के लिए, कलेक्शन के लिए, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसके बाद आप फंडिंग मांगिए, सीधे ये मत बोलिए कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, ये नहीं है। फिर उससे क्या होता है, फिर वो सुनेंगे, फिर वो बोलेंगे ये तो सोल्यूशन ही नहीं है इस बात का। पर सोल्यूशन है इन चीज़ों का, और हमने सॉल्व करनी है ये चीज़, ये है हमारा कर्तव्य। जो लोग गरीब है, बच्चे हैं, उनके लिए, उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो आप ड्यूटी की तरह इसको करिए। तो अब मैं आपको ये केस की डिटेल थी। अब मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ थोड़े बहुत, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दिखाता हूँ। तो इसमें ये है रूल्स। तो ये रूल्स में क्या है कि सबकी ड्यूटीज दी गई है, सारे डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी दी गई है। ये रूल 11 है, इसको आप पढ़िए। इसमें ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी इंचार्ज अर्बन डेवलपमेंट दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की क्या क्या ड्यूटीज है, उसने पहले पॉलिसी बनानी है, स्टेट के लिए पॉलिसी बनानी है कि कैसे मैनेजमेंट होगी, स्ट्रैटेजी बनानी है। इस स्ट्रैटेजी के बाद सारे काम करेंगे स्टेक होल्डर्स। अब ये स्ट्रैटेजी अगर बना देंगे कि आपको रोज कूड़ा इकट्ठा करना है, आपको बोल दिया सोलन वालों को कि जी यहाँ पे इतने घर हैं, 1000 घर है, आपको कूड़ा इकट्ठा करना है। आप बोलिएगा उनको कि मेरे पास अभी 10 लोग हैं, यहाँ 1000 लोगों का कूड़ा कैसे इकट्ठा करूंगा, जवाब में लिखिए, ताकि मेरे को कागज में पता चले कि ये कमी है। आप लोग डर के अपने सुपीरियर्स और उनसे ना डरिए, आप कानून की वो करिए पालना, क्योंकि यही आपका कर्तव्य है, और इसमें ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैं तो इसमें साथ में नॉन एडवर्सरियल तरीके से कर रहा हूँ, कोई और वकील आएगा सीधे कंटेम्प्ट मांगेगा। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और अगर आपने फुलफिल नहीं की तो कानून की अवहेलना होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो आप अपना जो कानून दिया गया वो आपका ड्यूटी है, उसको फुलफिल करिए। अगर आप स्टेट ने 1 साल में बनानी थी स्टेट पॉलिसी, उन्होंने बनाई है, अभी 2 साल पहले स्टेट पॉलिसी बनी है, तो उसमें हमने क्वेश्चन नहीं किया है, पर ठीक है बन गई है, हम बहुत खुश हैं, और आप चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट हो गई। फिर इसमें देखो ये बोला है कि इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स। अब ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि ये इम्प्लीमेंट कराएं इस रूल्स को। बाकी जो प्रावधान है इस रूल के, वो भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने करने हैं। फिर डायरेक्ट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट टू इंश्योर मास्टर प्लान ऑफ एवरी सिटी इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज एक्सेप्ट फॉर सिटीज हु आर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। तो अब इन्होंने हर सिटी के लिए प्लान होना चाहिए, शिमला का प्लान, धर्मशाला का प्लान, सारी जगह का प्लान बनाना है इन्होंने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है। फिर इन्होंने टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को देना है, फिर उन्होंने बनाना है। फिर डायरेक्ट डेवलपर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल, जैसे BBNDA हो गया, यहाँ पे इन्होंने बनाया था। फिर फैसिलिटेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन रीजनल सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है, इसको फैसिलिटेट करना है, पैसे देने हैं इसके। फैसिलिटेट का मतलब है पैसे दे रहे हैं, सब काम करना है, जो लोग लगेंगे उनके लिए पैसे देने हैं। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटी की दी गई है, आप बोलिए कि हमारे यहाँ पे नहीं बन रही सॉलिड वेस्ट साइट, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई पंचायत मना कर रही है, क्यों मना कर रही है पंचायतें? अब सुलेमान का एक्सपीरियंस देख के तो सारी दुनिया मना करेगी कि यहाँ पे ना बनाओ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट। क्यों ना बनाओ? क्योंकि आप, और बनानी कैसे है, सबसे पहले आप बफर जोन बनाएंगे, ग्रीन एरिया बनाएंगे, तो इंक्लोजर्स बनाएंगे, उसके बाद आप डंपिंग शुरू करेंगे। सुलेमान के केस में क्या हुआ, इन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस सारा कागज तैयार कर लिए, कागज तैयार करने में सारा सब कुछ ठीक था, जो इतना मुश्किल काम होना चाहिए कागज तैयार करना, पर वो सबसे आसान है कागज तैयार करना। जो अभी एक्सपीरियंस है हमारा कि कागज तैयार हो जाते हैं, 36 कंडीशंस जो है वो वायलेट हो जाती है, डंपिंग स्टार्ट हो जाती है, और ग्राउंड में कुछ नहीं होता। फोटोग्राफ्स मेरे पास अभी नहीं है, मैं उस जगह की फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, वहाँ पे गाय फेंकी नहीं है, मरे हुए जानवर फेंके हुए हैं, और वो फैमिली वही रह रही है, बच्चे वही खेल रहे हैं, जो उसके और दूध वाला है वो उसकी गाय वहीं पे खा रही है, वो भी मर गई है, उसका ट्रेड भी इफेक्ट हो गया है। तो बड़ा हॉरिबल हॉरर शो चल रहा है वहाँ पे। तो इसके लिए अब ये बात है ना कि इनको अब जो डंपिंग साइट्स बनेंगी, अब सैनिटरी लैंडफिल्स बननी चाहिए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बोलते हैं इसको, पर यहाँ पे बनी डंपिंग साइट। जो एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो परमिशन मिली थी, वो मिली थी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए। डिफरेंस क्या है वहाँ पर? डिफरेंस है कि इसकी कंडीशंस दी गई है कि वो प्लांट कैसा होता है, ठीक है, उसमें बफर जोन होता है, पेड़ लगे होते हैं, इंक्लोजर होता है, डिस्टेंस होता है पानी से, पानी के पास तो बनना ही नहीं चाहिए। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि जब मैंने ये पिटीशन फाइल की तो BBNDA का रिप्लाई आया, उन्होंने बोला कि जब मानसून आता है तो मानसून में सारा गन वो लेके जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी अच्छी साइट है।
अब बात देखिए कि कितनी दूर है वो रियलिटी से, कि हमने पानी को, जिस पानी से वाटर लिफ्टिंग स्कीम्स है, पानी पीने का है, लोगों का, पशु है, जानवर है, इकोसिस्टम है, जिसको लॉ ने पता नहीं कितने कितने लेवल पे प्रोटेक्ट किया गया है रिवर्स को, रिवर के ऊपर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इतने लेवल की प्रोटेक्शन के बाद ऐसा जवाब हाई कोर्ट में जो कर दे रहा है उसको नहीं पता कि ऐसा कानून है, उसको सही में लग रहा है कि ये जो है ये पानी पे फेंकना ठीक है। तो ये बात भी बड़ी चौंकाने वो थी। तो अब बात ये है कि पानी के पास नहीं बनानी, और जो गरीब लोग हैं उनके घर ही नहीं चूज करने डंपिंग साइट्स बनाने के लिए, दूसरी बात। और तीसरी, जब बनानी है उससे पहले साइट को प्रिपेयर करना है, बफर जोन बनाने, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए हैं, हमने बफर जोन बनाइए पहले, उसके बाद डंपिंग वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाइए। उससे अच्छा ये है कि आप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाइए। क्या होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी? एक मटेरियल, या इसको यहाँ पे हिमाचल में उन्होंने नाम दिया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट साइट। तो एक ही चीज है, MRF और PWSF, ये सारी एक ही चीज है। छोटी सी बात है कि जो ऐसा इतना बड़ा एनक्लोजर बन गया है, छोटे छोटे एनक्लोजर बन गए छोटी छोटी जगह के लिए, जहाँ पे मटेरियल सारा सेपरेट होता है, ठीक है, वहाँ पे मशीनें नहीं है, सेपरेशन हो रही है बस, गीला और सूखा वेस्ट। बड़ा सिंपल है, गीले को अलग रखना है, सूखे को अलग रखना है, ठीक है। और उससे क्या है कि सूखा जो है वो फिर रिसाइकल मशीन्स में चल पाता है। अभी क्या आप गीला और सूखा इकट्ठा भेजते हैं तो मशीनों में चल नहीं पाता, मशीनें खराब हो जाती हैं। तो ये जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बने हैं हर जगह पूरे इंडिया में, वहां पे सब कोई कुछ नहीं है, ये चल रहा फार्स है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड क्या है कि मतलब चल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लोगों ने फोरसाइट नहीं रखी कि यहाँ पे सूखा गन अलग से भेजना है। वो सूखा गीला इकट्ठा करके भेज दिया, वो मशीनें खराब पड़ी हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे डंपिंग साइट बनी हुई है। तो ये एक चीज है, तो इसको सॉल्व करना है इस इशू को। तो आपने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनानी है हर लोकल एरिया में, आपने डिमांड करनी है अपने लोगों के लिए, आप काउंसलर्स हैं, आपको ये करना है, आपने उनको कन्विंस करना है कि यहाँ पे हम, आपका गन कहाँ जाएगा, आपने अपने लोगों से पूछना है। अभी आप नाले में नहीं फेंक सकते गन, नाले और स्ट्रीम्स में गन फेंकना जो है वो एक तो कानूनी बिल्कुल ही क्राइम है, वाटर एक्ट के अगेंस्ट है, इस हाईकोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट है। दूसरा, तो पहले तो लोग पुराने जमाने में लोग जो बॉडियां थी उनकी पूजा करते थे कि यहाँ पे डेटीज रहती हैं, ठीक है। तो उस लेवल की सेक्रेटनेस लानी है पानी की बॉडीज को, कि ये जो जगह है ये सेक्रेट जगह है, पीने की जगह है, पानी पीने की जगह है। तो ये कॉन्शियसनेस आपको बनानी है लोगों में, आप लोगों के प्रति लिए, आप लोगों के बीच में है। तो इस लेवल की कॉन्शियसनेस बनानी है, और ये बनी है जगह, काफी जगह पे बनी है। ये राजस्थान में कई एग्जाम्पल है, कई जगह एग्जाम्पल है जहाँ पे पानी को उन्होंने सेक्रेट बना दिया और पानी वापस आ गया। तो ये ऐसा है। तो दूसरा, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है नोटिफाई बफर जोन्स फॉर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। तो ये बफर जोन्स वगैरह बनाने हैं, यूडी का काम है ये सारा, कि यूडी को जगह देनी है और डीसी को ये आगे ड्यूटीज देनी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर की। इनका देखो, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनको फैसिलिटेट करना है आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ सूटेबल लैंड, ठीक है। इनकी ड्यूटी बनती है कि लैंड आइडेंटिफाई करे, डीसी का और मजिस्ट्रेट का काम है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि अभी लैंड ही नहीं है। अगर आपके पास लैंड ही नहीं है तो सॉलिड वेस्ट क्या मैनेजमेंट, ये रूल्स का क्या फायदा? जब लैंड ही नहीं होगा जहाँ पे वेस्ट जाएगा, तो इसमें इतने सारे रूल्स हैं, इतना बड़ा ये एक्ट है, ये सारा फेल है। क्योंकि जब लैंड ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे ये? हम मीटिंग में बैठते हैं तो मैं इनको बोलता हूँ कि लैंड प्लीज दिलवाइए। हमने अभी बहुत सारी जगह पे दिलवा दिया है, बहुत सारी जगह पे बाकी है, पर उसको हम उसको फास्ट करना चाहते हैं कि अब FCA की प्रॉब्लम बोलते हैं कि फॉरेस्ट लैंड है, FCA नहीं हो रहा। आपको FCA में पहले आप रिपोर्ट तो बनाइए कि यहाँ पे ये लैंड है, उसमें कोई पेड़ नहीं है, ये एरिड लैंड है। एक रिपोर्ट बना के दीजिए जी हमने यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट बनानी है। आपको कौन रोकेगा? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में गोदा बर्मन केस है, एक ये जो अपना एडवोकेट जनरल है ऑफ द स्टेट, ये प्रेसिडेंट और पुराना और उससे पुराना, इनमें से किसी को तो जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ये सारी रिपोर्ट्स लेके कि जी हमारे पास 80% जो है फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से हमने जो जहाँ पे पेड़ नहीं है, एरिड लैंड है, वो उसकी एक रिपोर्ट बनाई है जहाँ पे हम सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाना चाहते हैं, MRF बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सेप्शन दीजिए FCA के अंडर। इतना छोटा सा काम है ये गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अपना ये बोल के कि हमारे पास लैंड नहीं है और पैसे नहीं है कि हम हाथ खड़े कर देंगे, ये हो ही नहीं सकता, ये मान ही नहीं सकता मैं, ठीक है। ये आपको करना ही है, पैसे भी अरेंज करने हैं और लैंड भी अरेंज करना है। इसके ये दोनों चीजें जो है ये इसमें कोई नेगोशिएबल वो नहीं है, क्योंकि आपका पानी खराब हो जाएगा, आपका
पूरा जंगल खराब हो जाएगा, लोग परेशान, लोगों को बीमारियां लग जाएंगी और सारा गंदगी फैल जाएगी, टूरिज्म भी भाग जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसमें निगोशिएशन नहीं चाहिए। और जो सरकार का अगर दलील है, कोर्ट ने नहीं मानी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे के लिए मैं आपको एक चीज़ साइड नोट में बताता हूँ, मैं सरकार में पैसे लाने के लिए कितना हम एज ए पिटिशनर एडवोकेट में लड़ रहा हूँ। हमने सबसे पहले किया EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये एक चीज है जिसमें प्लास्टिक की कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितना प्लास्टिक स्टेट के अंदर ला रही है, उसके प्लास्टिक के एंड लाइफ साइकिल तक जितना उसका खर्चा होगा वापस ले जाने में, रिसाइकल करने में या बर्न करने में या ट्रांसपोर्ट करने में या उसको इकट्ठा करने में, प्रोडक्ट यूज करने के बाद, जैसे प्लास्टिक के आपने चिप्स खाए और उसका प्लास्टिक का रैपर जो फेंक दिया, वो रैपर जहाँ से जिसने इकट्ठा किया, जिसको दिया, ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर जिस फैसिलिटी में गया और जिस फैसिलिटी में उसको रिसाइकल किया गया या बर्न किया गया सीमेंट प्लांट में, ये सारे खर्चा उठाएगी प्लास्टिक की कंपनी। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है सेक्शन 9 ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, 2018 से आया हुआ था, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। अब हम आपको पैसे की कमी है, तो अब हम हाई कोर्ट में जाके मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सारी कंपनीज का डेटा दीजिए मुझे, पेप्सी का, ITC का, और ये जितनी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी है, 2500 कंपनियों का डेटा अभी मैंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा है। सुलेमान का केस में ही हो रहा है ये सब, और सुलेमान को अभी भी लैंड के लिए लड़ रहा हूँ साइड में, पर ये एक और साइड में लड़ रहे हैं कि सरकार को पैसा दिलाने के लिए हम और भी लड़ रहे हैं कि ये 2500 कंपनियों का डेटा हमारे पास आएगा, फिर 2500 बाहर की कंपनी है और 500 कंपनियां स्टेट हिमाचल के अंदर की है। इन सारी 3000 4000 कंपनियों से हमने पैसा लेना है, जो हमने 2018 से नहीं लिया है, और वो पैसा इतना ज्यादा है, सारा आपका सॉलिड वेस्ट का उससे खर्चा निकल जाएगा। उनसे आप EPR लीजिए, दूसरा उनसे इसमें ही रूल्स में लिखा है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में लिखा है कि वो डायरेक्टली ULBs को पैसा देंगे, अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा देंगे। ये भी लिखा है EPR के अंदर कि जो प्लास्टिक कंपनी है उनकी जो दायित्व है वो सीधे पैसा भी दे सकती है, कलेक्ट कर सकते हैं आप ये जो ULBs है। तो ये एक चीज हमने की। दूसरा हमने फिर किया कि फाइन में हमने बोला कि जो लिटरिंग है, लिटरिंग को आप 5000 रुपए फाइन दीजिए। आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट है 1995 का, 1995 का एक एक्ट है हिमाचल का जिसमें लिखा गया है 5000 रुपए फाइन है लिटरिंग का। किसको पता है? मेरे को तो नहीं पता था, आज तक इतना पढ़ चुका हूं मैं, मेरे को आज तक नहीं पता चला कि 5000 रुपए फाइन एक एक्ट में दिया गया है। वो एक्ट भी नहीं पता लोगों को। और ये क्या कमी है कि हमारे अवेयरनेस फैलानी है इस चीज की। आप बोलते हैं ना अवेयरनेस फैलानी है लोगों में, अवेयरनेस फैलानी है कि कितना फाइन होगा अगर आप लिटरिंग करेंगे। सबको पता है कि गंदगी नहीं फैलानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी आप देखेंगे ना रिकॉर्ड्स, उसमें भी साफ सफाई होती थी। तो ये अब तो हम 2024 में है, लोगों को सबको पता है साफ सफाई होनी चाहिए, बट nobody cares because there is no fine and people think it's somebody else's responsibility। वो लोग फेंकते हैं क्योंकि कोई और उठा लेगा, कहीं बह जाएगा, पानी में बह जाएगा, या कोई और उठाएगा या कोई तो लड़ रहा हो। बट अगर आप उनको ये अवेयर कराइए कि 5000 रुपए फाइन है फर्स्ट ऑफेंस का, 25000 रुपए फाइन है दूसरे ऑफेंस का, और अगर 100 kg से जो ज्यादा बल्क जनरेटर है उनका मिनिमम 25000 रुपए फाइन है, और अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो आप जेल जाएंगे। अब आप ये समझिए कि अमेरिका का मैंने पूरा स्टडी किया कि अमेरिका, सिंगापुर ये इतने साफ क्यों है। वहां पे आपका 8 लाख रुपए फाइन है लिटरिंग का, बेसिक फाइन 8 लाख रुपए है, उसके बाद जेल है। तो ये अवेयरनेस फैलाइए कि आपको क्या पेनल्टी लगेगी। अभी जैसे जो ड्रंकन ड्राइविंग का इशू था, उसमें भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आया था वो केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारा एनालाइज किया कि हाईवे पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने ड्रंकन ड्राइविंग का चालान जो है 25000 रुपए कर दिया, बढ़ा दिया। उसके बाद से आप डेटा देखना कितना कम हो गया ड्रंकन ड्राइविंग का। तो पेनल्टीज हैव अ इफेक्ट। So we have suggested to the government that you make signboards and display it everywhere। मॉल रोड पे क्यों नहीं कोई थूकता? मॉल रोड पे गंदगी भी फेंकता, वहाँ साइन बोर्ड लगा है कि यहाँ पे अगर थूकोगे भी 500 रुपए फाइन होगा, थूकता भी नहीं है कोई वहाँ पे। तो ये बात है, आप ये साइन बोर्ड्स लगाइए। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारे को बताया है कि इन्होंने बड़ा अच्छा का MC बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने तो इनको तारीफ भी की है कोर्ट में, और हम चाहते हैं कि ये करते रहे। इन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई है, इन्होंने साइन बोर्ड्स के लिए 3 लाख रुपए खर्चे सारे मेटल साइन बोर्ड्स MC शिमला ने बनाए हैं। हम MC शिमला से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम सब यहाँ पे हैं तो देख सकते हैं, और बाकी लोगों को आपको इसलिए बुला रहे हैं कि हम जो MC शिमला के लिए कर रहे हैं वो आप रेप्लिकेट करिए बाकी जगह। MC शिमला को मॉडल टाउन शिमला अगर बन जाए उसको रेप्लिकेट कराना चाहते हैं हम बाकी जगह, क्योंकि शिमला में ओवरसाइट ज़्यादा है, जज भी यहाँ पे है, वकील भी यहाँ पे है, सब यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं। तो थोड़ा चेक है, तो चेक है।
तो और एक्टिव है, एमसी भी बड़ी एक्टिव है, उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, वो आप लेके जाइए अपनी सारी एमसीज में और वो देखिए उन्होंने जो प्रावधान रखे हैं वो अपने आप रेप्लिकेट कीजिए। दूसरी चीज एक ये थी कि कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाइए। एक कंप्लेंट मैकेनिज्म के लिए आपने बोला कि अगर आप गन देखते हैं कहीं पे तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ पे लोग कंप्लेंट कर पाए, व्हाट्सएप से फोटो खींच के भेज पाए। ये हमने यहाँ पे शिमला में कर दिया है। मैं तमलोग में रहता हूँ, मैंने वहाँ पे शुरू किया था। वहाँ पे हॉटस्पॉट था जहाँ पे वहाँ पे लोग क्या करते थे, जो लोग गार्बेज में इंक्लूडेड नहीं है वो लोग वहाँ पे जाके फेंकते रहते थे। अब ढारे हैं, अनरेगुलेटेड हाउसेज हैं, जो जिनका जो गार्बेज सिस्टम में नहीं आएंगे वो क्या करेंगे, वो एक जगह ढूंढ लेते, नाला ढूंढ लेते या कोई जगह ढूंढ लेते। पहले तो सब लोग ही नाला ढूंढते थे। मैंने देखा है अपनी मदर पे जब मैं बच्चा था कि वहाँ पे एक मोहल्ले का नाला था जहाँ पे सब लोग इकट्ठे जाके फेंकते थे। अब हमारी थोड़े सिविलाइज हो गए हैं ना, अब आगे बढ़ती है बात। तो अब क्या है कि अब जो रेगुलेटेड है लोग वो अब गार्बेज कलेक्टर को देते हैं। एटलीस्ट इन शिमला देयर इज अ वेरी गुड कलेक्शन सिस्टम। एटलीस्ट पीपल आर कमिंग एवरी डे, somebody comes in the morning in my house who picks up the garbage, even if it is not segregated but it is picked up. सेग्रीगेशन का भी ये भी है कि जब तक फैसिलिटी नहीं बनेगी तो सेग्रीगेट करके करेंगे क्या। अभी पहले फैसिलिटी ढंग से बन जाए फिर सेग्रीगेटेड भी देंगे। सेग्रीगेटेड का मैं आपको चंडीगढ़ का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे 500 रुपए चालान कर देता है जो उठाने आता है बंदा, उसको कोई पावर नहीं है कि अगर आपको सेग्रीगेटेड नहीं मिला तो 500 रुपए चालान पकड़ा दो इसको। सारे सेग्रीगेटेड लेते हैं चंडीगढ़ में, आप किसी के घर चले जाना हो तो और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने हाईकोर्ट में भी बोला नहीं है। ये हाईकोर्ट में भी बोला इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बात ये है कि जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ पे भी फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे सेग्रीगेटेड तरीके से हो। तो ये धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट हाईकोर्ट से हम करवाएंगे, बट अभी वी वांट दैट फैसिलिटीज शुड कम अप। तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये थी शिमला में जो हमारे को प्रॉब्लम थी, वो एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे एक स्वीपर्स थे जो सड़कें साफ करते थे, दूसरे थे जो गार्बेज कलेक्ट करने आते थे। अब कोई ऐसी टीम नहीं थी जो नाले साफ करती थी या जंगल में जो गिरा हुआ गार्बेज है वो साफ करती थी या हॉटस्पॉट साफ करती थी। ठीक है, उसके लिए फिर हमने बोला कि हॉटस्पॉट और नाले और ये जंगल में जो गंद गिरा हुआ है इसको पहले तो आप एक टीम बनाइए या स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए जो या एक दिन दे दिए इनको, ये जो साफ रोड साफ करते हैं इनको एक दिन दे दीजिए जिस हफ्ते में से कि ये सिर्फ जंगल से उठाएंगे और नाले साफ करेंगे। ये मैंने सुझाव दिए थे। फिर अल्टीमेटली अब स्पेशल टास्क फोर्स बन रही है जो मेरी समझ में आया है। दूसरा मैंने बोला था कि कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाइए कि जंगल में इतना जो हमारा पूरा विजिबल पोल्यूशन है, जो विजिबल गार्बेज दिख रहा है उसको तो कम से कम साफ करिए। कि मैं ये नहीं बोल रहा कोनों कोनों में जाके, कि बहुत सारा है तो कोनों कोनों में जाके करिए, पर जो विजिबल है उसको तो साफ करिए क्योंकि इट इज वेरी ये इसको देखना ही वो है कि जहाँ पे दिखता है हमारा गन वहाँ पे बंदा और गन फेंकता रहता है। तो उसको अगर हम थोड़ा ब्यूटीफाई कर दें तो दैट इज सिंबॉलिक आल्सो एंड दैट नीड्स टू बी डन आल्सो। ठीक है कि दिस प्लेस इज सिविलाइज्ड प्लेस वेयर देयर इज नो गार्बेज एंड पीपल आर सैनिटरी इन देयर प्रैक्टिसेस। तो ये एक चीज है। तो अब हमने कंप्लेंट मैकेनिज्म को रोबस्ट करने के लिए ये भी कहा है कि जब कोई आदमी कंप्लेंट करेगा पहले तो आपको बनानी है वेबसाइट जहाँ पे कंप्लेंट आएगी, या एक नंबर डेडिकेटेड नंबर देना है। एमसी शिमला ने दिया है 1916 करके नंबर है, इन्होंने दे दिया एक नंबर। बाकी एमसीज को डायरेक्शन हुई है पिछले ऑर्डर में कि आपको भी एक नंबर प्रोवाइड करना है। तो आप एमसी शिमला का एग्जाम्पल देखिए और एक नंबर प्रोवाइड करिए। और दूसरा वेबसाइट में वो कंप्लेंट, अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ तो वो कंप्लेंट डिस्प्लेड रहेगी वेबसाइट पे जब तक वो एरिया साफ नहीं होगा। और जब साफ हो जाएगा उसकी फोटो लेके आप वेबसाइट पे डालेंगे कि ये साफ हो गया। और अगर नहीं होता है तो जिस पीरियड में वो जिसकी रिस्पांसिबिलिटी थी हम उसको कम से कम अकाउंटेबल तो ठहरा सके कि हमारे को ये साफ नहीं हो रहा है, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी थी वो अकाउंटेबल है। अब उनकी जो ग्रीवेंस है कि हमारे पास लोग नहीं है वो नहीं है, वो भी हम मान रहे हैं कि चलो उसको आप रखिए सामने कितने लोग चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर्स नहीं थे शिमला में, 6 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे, 34 वार्ड्स थी। तो अब सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम है कि उसने चेक करना है, apart from citizens giving you complaints, it is sanitary inspector who has to go around his area and see where the hotspot is. But सैनिटरी इंस्पेक्टर 6 थे। उसके बाद हमारे को आइडिया कि काउंसलर्स भी हैं, तो ये वहाँ से शुरू भी हुआ था कि मैंने बोला था कि काउंसलर्स और वार्ड कमिटीज जो 44 में है, एमसी एक्ट के 44 में मेरे को मिला। अब उसमें आप लोगों को सैनिटेशन का रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। अब आप लोगों के ऊपर सैनिटेशन की रिस्पांसिबिलिटी है, तो आप लोगों की इतनी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप अपने वार्ड के अंदर चक्कर मारिए और देखिए कि वहाँ पे हॉटस्पॉट है कि नहीं है। अगर हॉटस्पॉट है उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसको साफ करने के लिए लिखिए उसको, क्योंकि ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जिससे ये वो नहीं है, देने की जरूरत नहीं है, पर ये एक चीज़ है
जो एक तो देखो कंप्लेंट, ये मेरा नोट था जो मैंने उसमें दिया था, सबसे पहले कंप्लेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करिए, इसके लिए कानून दिया पूरा सुप्रीम कोर्ट का कि क्यों होना चाहिए हेल्पलाइन और ये सब। तो ये कानून को छोड़िए, पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फिर इसके बाद हमने ये किया था क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीम्स एंड हिलसाइड लिटर। तो इसमें हिलसाइड और जो स्ट्रीम्स हैं उसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी। अब काउंसलर्स की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, मैं नोट ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। काउंसलर ऑफ एवरी एरिया मे बी मेड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशन ऑफ दीज रूल्स इन देयर पर्टिकुलर एरिया। अब नाउ दिस इज द थिंग दैट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एमसी एक्ट फॉर सैनिटेशन। सो अगर अब सैनिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगों की है तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ये आपने इम्प्लीमेंट करने हैं अपने लोकल एरिया में, ठीक है। अब अगर ये नहीं होते तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर जैसे किसी ने कंप्लेंट की है और वहाँ पे हॉटस्पॉट बना हुआ है या वहाँ पे पानी में गंद फेंका जा रहा है, तो आप लोगों को एक्शन लेना है। आप अगर एक्शन आपकी तरफ से ले लिया कि आपने लिख दिया, आपने कम से कम उसको नोटिस किया, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, चाहे लिखित में लिया, आपने खुद तो नहीं सारा पहाड़ हटा देना है, वो बात नहीं है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। आपने आवाज उठानी है, जैसे मैं उठा रहा हूँ वैसे आपने आवाज उठानी है अपने लोकल वार्ड के लिए कि इसमें गंद है। आप वहाँ पे एमसी को बोलिए, जो भी आपके सफाई कर्मचारी उनको बोलिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लिखिए कि आप आकर इसको साफ करिए, ठीक है। तो कम से कम ये इतना करिए, इट मस्ट बी देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्वे देयर एरिया, टू सर्वे देयर एरिया, ensure that no litter is found on hillsides, jungles, roads, streams inside area, ठीक है। तो अगर आप प्लीज ये इतना करने लग जाएं तो इससे हमारे को बहुत ही हेल्प मिलेगी। सारे हिमाचल के छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो मैडम बोल रही थी, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सेंटर से कुछ नहीं होता है, सेंटर के वो फिर सब कुछ ब्लैंकेट डायरेक्शंस और ब्लैंकेट चीजों से कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलर जगह पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो वहाँ का छोटे एरिया का जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है वही कर सकता है इसका सोल्यूशन। तो local councillors or municipal corporation council have a critical role to play in ensuring proper management of solid waste in their respective areas. They may specifically be directed to perform their duties as mentioned in solid waste management rules, ensuring cleanliness in their respective areas, identifying and notifying authorized waste generators, shops, hotels, households, and ensuring their compliance with the rules. तो अगर आपके एरिया के अंदर कोई बहुत बड़ा ताज होटल है, आपने उनको बोलना है कि ताज होटल के अंदर आपने कंपोस्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, क्योंकि इस रूल्स में लिखा गया है कि कंपोस्ट बनाना है बड़े होटल में। वेस्ट जनरेटर्स का रूल 4 है। चौथा रूल जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो 100 kg से ज़्यादा वेस्ट बनाते हैं बड़े बड़े होटल। 100 kg में आपको विजुअल बताता हूँ कितना होता है। वो जो आदमी आता है सुबह उठाने कचरा, उसके 4 आप बोरियां मान लीजिए, अगर 4-5 बोरियां हो गई हैं तो इसका मतलब वो बल्क जनरेटर है। सिंपल सी बात है, वेट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। वेट हमने भी कर लिया है, एक बोरी का वेट है 25 किलो, ठीक है, तो 25 किलो होता है। तो आपने 5 बोरियों से ज़्यादा देख लिया कहीं पे तो बल्क जनरेटर है, उसको आप पकड़िए या उसको पकड़ के उसको बताइए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कि एक चिट्ठी लिखनी है, बस कुछ नहीं करना, चिट्ठी लिखनी है कि जी आप रूल 4 के अंडर बल्क जनरेटर है, प्लीज आप एक कंपोस्ट पिट बनाइए, सेग्रीगेटेड वेस्ट दीजिए और कंप्लाई करिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के साथ। फिर अगर वो आगे जाके बहुत दंड डाल देता है तो हमारे पास ये तो होगा कि काउंसलर ने उनको इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मेशन के बाद भी बंदा विजिलेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंश्योरिंग सेफ एंड हाइजीनिक स्टोरेज, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल वेस्ट। अब जैसे अगर आपके वहाँ पे एरिया में जो लोग आ रहे हैं पिक करने, उनके ऊपर वॉच रखिए, थोड़ा वॉच रखिए। वो सफाई कर्मचारी आता है, उसके नीचे होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे दफादार होता है। सर सैनिटरी इंस्पेक्टर का बता दीजिए जरा, क्या रोल रहता है उसका? सैनिटरी इंस्पेक्टर का सारा सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही रोल है। असली में उसकी ड्यूटीज जो है, उसकी ड्यूटीज में दिया गया है कि आपको मेंटेन करके ये सारे रूल्स की पालना उन्होंने करवानी है लोकल एरिया में, कि वहाँ पे अगर हॉटस्पॉट है, गार्बेज है, पानी में गार्बेज है, कोई आदमी जो शॉप है वो गार्बेज फैला रही है, कोई होटल गार्बेज फैला रहा है, वहाँ पे गार्बेज उठ नहीं रहा है, वहाँ पे लोग उठाने नहीं आ रहे, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर को देखना है। वहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया, सबसे बड़ा काम तो हुआ है कि हॉटस्पॉट को साफ करना है, और ये जो कोई होटल्स वगैरह है वो गंद नहीं फैला रहा है। दूसरी चीज़ है बल्क जनरेटर एक और होते हैं, जब शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हैं। अब ये रूल है रूल 20E, ठीक है, रूल 20E में दिया गया है कि जो लोग कोई नहीं, ये रूल 4 है, सॉरी रूल 4 का 6 या 7 है, तो उसमें भी दिया गया है कि जो लोग बल्क जनरेटर्स हैं
अगर जैसे 100 लोगों से ज़्यादा का फंक्शन है तो उनको पहले तो इन्फॉर्म करना है कि ये फंक्शन होने वाला है, ठीक है। दूसरा उनको बताना है कि हम सेग्रीगेटेड वेस्ट देंगे, वहीं नहीं फेंक देंगे, शादी हुई और हमने सारी वो प्लेटें वहीं फेंक दी, ठीक है, जंगल में फेंक दी। ये मैंने देखा होते हुए यहाँ शिमला के अंदर होते हुए देखा, बाहर तो पता नहीं क्या हालत होगी, मैं शिमला के अंदर जब मैंने ये देखा हॉरिफाइड, दिस इज हॉरिफाइड कि सारी आपने मेहनत जो है एक इवेंट में आपने खराब कर दी, पूरा जंगल जिंदा कर दिया एक इवेंट में। तो इसका प्रावधान दिया गया है ये रूल्स में। हाँ, तो इसमें रूल्स में लिखा गया है कि ये देखिए, आप आपको बढ़ा भी देता हूँ, तो ये कोड भी इसमें बड़ी इंटरेस्टेड थी। तो हाँ, और गेटेड कम्युनिटी, देखिए इसमें लिखा है और गेटेड कम्युनिटीज, ये रूल 4 है बल्क जनरेटर्स के ऊपर। तो आप बल्क जनरेटर्स को पहले, ये आपकी ड्यूटीज है, आपके पास पावर है, ड्यूटी के पावर है आपकी, ठीक है। All gated communities and institutions with more than 5,000 square meter area shall within 1 year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body ensure segregation of waste at source by the generator as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, hand over recyclable material। ये सारी जगह अब 5,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की जो गेटेड कम्युनिटी है, बड़ा एरिया है, उनको ये आपने चिट्ठी लिखनी है और ये कॉपी करके दे देना है कि ये करना है जी आपने। बाकी वो करेंगे, तभी तो करेंगे, ये नहीं मान के चलो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये एटीट्यूड से ना चलना, ये होगा, बार बार लिखिए, बाकी रिपोर्ट कराएगी बाद में, तो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज दे देंगे, चलो 1 साल और दे दिया, 2-4 चांसेस और दे दिए, पर कम से कम लिखना तो शुरू करो ताकि कम से कम ये आइडिया तो फैले, ठीक है। और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स शैल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स एंड इन पार्टनरशिप विद द लोकल बॉडी इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन दीज रूल्स। फैसिलिटेट, तो होटल्स को भी करना है, रेस्टोरेंट्स को भी करना है, गेटेड कम्युनिटीज को करना है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को करना है। ये रूल पढ़िएगा, फंक्शन का एक स्पेसिफिक रूल था, मैं भूल गया हूँ कौन सा था। हाँ, अदर ऑब्लिगेटरी फंक्शन नहीं, ये मैं आपको दूंगा, पर उसमें ये जो रूल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है, इसमें लिखा है कि कभी भी कोई फंक्शन होना है, मैरिज होनी है, उससे पहले आपने इनको बताना है, अथॉरिटी को बताना है कि ये फंक्शन हम करने जा रहे हैं। और ये फंक्शन करने से पहले हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया अपने ऑर्डर में कि इनको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे एमसी शिमला को, ठीक है। एमसी शिमला के लिए बात हो रही थी, एमसी शिमला ने बोला कि जब भी कोई 100 से ज़्यादा गैदरिंग होगी 10,000 पहले जमा कराएंगे, फिर जब ये सब कुछ मटेरियल दे देंगे, वेस्ट सेग्रीगेट करके दे देंगे, फिर उसमें जो खर्चा आएगा एमसी का ट्रांसपोर्टेशन में और वहाँ से उठाने में, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो उनको वापस मिल जाएंगे, और 10,000 ही शुरू में देंगे, ठीक है। और एमसी शिमला ने हमारे को ये बोला कि हम ऑलरेडी गाड़ी भेज देते हैं वहाँ पे, और वो कंपार्टमेंटलाइज्ड गाड़ी होती है, उसमें सेग्रीगेटेड वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और उसके चार्जेस हम उनसे लेते हैं। इन्होंने वो दिखाया भी चार्जेस, पर ये आप करिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मैं रूल आपको पकड़ाऊंगा और ये ऑर्डर भी दिखा देता हूँ मैं, ये एक चीज़ है जो आपको करनी है। तो ठीक है, ये आपको थोड़ी बहुत मैं चीज़ें आपके फंक्शन बता दिए, बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि हम सरकार के पास पैसा है, इसके लिए बहुत लड़ रहे हैं। वो जो ये EPR देख रहे हैं आप, इसमें ये सबसे पहला पार्ट था मेरा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें मैंने सारी कंपनियों को रजिस्टर कराया है, वो सारे लोग पैसा देंगे, हिमाचल को करोड़ों रुपया आएगा उससे। इतना बड़ा फ्रॉड है ये EPR में क्या कर रहे हैं लोग, पूरे इंडिया में आएंगे, आप न्यूज़ डालेंगे EPR फ्रॉड टाइप करना, उसमें क्या कर रही हैं कंपनियां, कोई अपने जाली सर्टिफिकेट इन्होंने खरीदे हुए हर जगह से कि हमने फुलफिल कर दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करोड़ों का घोटाला है। और यहाँ पे कहीं कोई केस नहीं चल रहा पूरे इंडिया में इनके लिए। यहाँ पे हिमाचल में हमने ये चलाया, अभी नया आया तो लोगों को इतना पता नहीं है, पर ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें आप गवर्नमेंट इतना पैसा कमा सकती है इन कंपनियों से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इनसे पैसा लें। हम क्यों बता रहे हैं कि इनको पैसा लेना चाहिए, आप लोगों को खुद पैसा लेना चाहिए इनसे। अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि आपका पैसा नहीं, दलील देने से पहले आप बताइए कि आपने एक्ट के अंदर सारा पैसा इकट्ठा भी किया है कि नहीं किया है, आपने फाइन लगाया कि नहीं लगाया, आपने EPR के पैसे इकट्ठे किए। एक इसमें और चार्ज है 15E के अंदर, 15E के अंदर लिखा कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज लगाएंगे एंट्री पॉइंट पे टूरिस्ट प्लेसेस में, हिल एरियाज के लिए। हिल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, और वो कहता है कि हिल एरियाज में आप लोग स्पेशल चार्ज लगाएंगे, एंट्री पे पैसा लेंगे टूरिस्ट से। आप कोई मनी में जा रहा है, वहाँ पे करोड़ लाखों टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे एंट्री में पैसा ले आप, जो अटल टनल है वहाँ पे एंट्री पे पैसा ले आप, वहाँ पे क्यों नहीं पैसा ले रहे, सर चार्ज क्यों नहीं लगा रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज क्यों नहीं लगा रहे। जब हिमाचल के अंदर एंट्री होती है वहाँ पे रख दीजिए 50 रुपये, होटल्स में रख दीजिए। ये आपको ये चार्ज तब लगाएंगे ना जब आपको पता होगा कि आपने ये काम करना है और इस काम के लिए इतने पैसे चाहिए,
ठीक है। जब ये आपके पास पूरा ऑडिट होना चाहिए कि मेरे पास मैंने ये काम करना है इस एक्ट के अंडर और मेरे को इतने पैसे चाहिए, इस पैसे अब आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आपको इतना चार्ज लगाना है, ठीक है। तो ये अब हमने तो बोल दिया, कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है तो चार्ज लगेगा। तो पर ये पैसा इकट्ठा करने की ऐसी बात नहीं है कि पैसा इकट्ठा करने की कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अब पैरा 3, अब ये देखो ये हमने ये भी मैं आपको ऑर्डर पूरा दूंगा, आप पढ़िएगा इस ऑर्डर को। इसमें आप देखो सारे ब्रांड ओनर्स, सारे कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करानी है, सारी यूएलबीज को रजिस्ट्रेशन करानी है ईपीआर के लिए, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। फिर वो हम पता करेंगे कि हम दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं कि हम सारी प्लास्टिक की कंपनियों को बोल रहे हैं कि वो क्यूआर कोड लगाए अपने प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। उसका क्या फायदा होगा कि हमारे को पता रहेगा कि कितना प्लास्टिक लेके आ रही है ये पर्टिकुलर कंपनी। पेप्सी जो है उसकी कितनी बोतलें आई उस क्यूआर कोड से पता चल जाएगा हमारे को। वो क्यूआर कोड लगाएगी अपनी प्लास्टिक में, उससे हमारे को पता चलेगा कि वो कितना प्लास्टिक लेके आ रही है, ठीक है। और दूसरा हम यूएलबी को पता चलेगा उस क्यूआर कोड से कि उसने कितना प्लास्टिक का प्रोसेसिंग की है, ठीक है। और वो उससे हम क्या कर रहे हैं कि हमने ट्रैक रख रहे हैं पूरे प्लास्टिक का जो भी हिमाचल में आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग का। फिर उससे हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे कि यूएलबी ने इतना प्लास्टिक जो है प्रोसेस किया, उसकी कॉस्ट कितनी आई। तो वो कॉस्ट हमारे को पता होनी चाहिए कि इतना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आया, इतना कॉस्ट लगी है, तो इतना तब इतना पैसा मांग सकोगे ना पेप्सी से। पेप्सी से पैसा मांग ही नहीं सकोगे जब तक आपको खुद नहीं पता कि आपने कितना खर्चा किया, या आपने खर्चा ही नहीं किया, आपने जंगल में फेंक दिए, तो उसमें तो फिर आप क्या पैसे लोगे। तो ये बात है ना कि इससे हम पूरा सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं इसको, सर्कुलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं हम कि प्लास्टिक की कंपनियां से लेके सारा जो है सर्कुलर इकोनॉमी में रहे, ठीक है। अब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक्ट में इन्होंने मॉडल टाउन शिमला ऐसा मॉडल टाउन की इन्होंने डायरेक्शन दी थी। इसमें अमेंडिंग ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बोला गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में हम ये अमेंडमेंट चाहते हैं कि आप लोगों को जो चाहिए, आप लोगों को जितने लोग चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की भर्ती कराएं, उनको पावर्स दें। मैं तो इतना बोल रहा था कि ये जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं इनको कम से कम दफादार हैं, इनको आप डीआर काटने की ताकत दीजिए, चालान काटने की ताकत दीजिए, ठीक है। काउंसलर्स को तो दीजिए, कम से कम किसी को तो दीजिए जो वहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो प्रेजेंट ही नहीं है चालान काटेगा कौन? चालान सैनिटरी इंस्पेक्टर भी काट सकते हैं, बट जी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। बहुत बायोडिग्रेडेबल एक्ट के अंदर काउंसलर को कम से कम जो काउंसलर ने काउंसलर के अलावा और भी लोग होंगे कि काउंसलर्स विल बी मेकिंग पीपल हैप्पी बिकॉज़ दे वांट वोट्स, ठीक है। बट वी वांट अदर पीपल आल्सो, सैनिटरी इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, तो सफाई कर्मचारी जो है, मैं तो दफादार बोला था, मैंने इनको बोला था सैनिटरी इंस्पेक्टर और दफादार, क्योंकि इनका सैनिटरी इंस्पेक्टर थे ही नहीं, 6 बंदे हैं ये पूरे शिमला में। तो हम बोल रहे थे कि दफादार को दे दो कम से कम। अब सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपने जो एलिजिबिलिटी रखी है, डिप्लोमा रख दिया है, पूरी पॉलिसी रख दी है, उसमें क्या करना है? आपकी बात ठीक है, जैसे भी मामले में चालान करता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर चालान करते हैं, उसमें क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी आती है ना, हमारे इशू में ये भी है। कभी सैनिटरी इंस्पेक्टर का ऑफिसर है ना, कैसे पा सकता है पॉलिटिकल? वो तो पॉलिटिकल है कि पूरा ज्यादा फोन में उसको छोड़ दो, ही तो हमारा कुछ चालान काटने के लिए उसको ट्रांसफर कर देंगे, बना देंगे, तो प्रेफरेंस है भी ऐसे। नहीं तो करिए प्लीज, नहीं तो चलान तो कोई काटेगा ना। अब तो इंस्पेक्टर तो काट रहे, सैनिटरी इंस्पेक्टर तो काट रहे। मैं तो देवेंद्र जी आपका शायद अभी 5-7 मिनट का और रह गया, मैं बीच में वैसे ही थोड़ा भूल जाऊंगा। मैं तो 2 चीजें, क्योंकि ये चली थी ना सैनिटरी इंस्पेक्टर का, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो ये सुलेमान बनी में मैंने पहले भी सजेशन दिए थे, हमने बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करवाई है। 2-3 चीजें अगर हो जाती है, आपने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर आ जाता है, क्योंकि देखो सीएनटी बेस्ड इलीगल डंपिंग का हो रही है फॉरेस्ट एरिया में भी है, उसको रोकने का काम किसका है? जैसे मेरे साहब ने बोला फॉरेस्ट वालों का है, खुद तो रोक नहीं रहे, पर पिछले 2 साल से हमारी सीएनटी बेस्ड की जो एफआरए की फाइल थी उनको रोके बैठे हैं। एग्जैक्टली इसी के लिए हमने स्पेशल टास्क फोर्स वाला सजेशन दिया था। उसमें मेरे को मिस्टर चौहान जो आए थे एमसी की तरफ से, उन्होंने यही प्रॉब्लम बोली थी और ये प्रॉब्लम की वजह से हमने फॉरेस्ट को मीटिंग में इंक्लूड किया और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को बोला। अब फॉरेस्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एनजीओज एंड काउंसलर्स आल्सो ये आपकी मदद करेंगे एमसी में, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। तो अब हम ये भी चाहते हैं कि काउंसलर्स जो है, स्पेशल टास्क फोर्स जो बनी है इस ऑर्डर के अंतरिक्त बनाई गई है,
अब आपको मैं सेकेंडरी जो मैं चाह रहा था कि जो इनकॉर्पोरेट करें कि हमारी 60 के आसपास की यूएलबी होगी पूरे हिमाचल में। सैनिटरी इंस्पेक्टर पूरे, जैसे इंदौर की बात कर रहे थे अभी मैडम भी कर रहे थे निशा मैम, वहाँ पर हर एक वार्ड में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उसके बाद 3-3 सुपरवाइजर है। पर सुपरवाइजर तो चलो रहने नहीं, यहाँ पे एक वार्ड में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर भी हो जाए। पूरे हिमाचल में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करना है, उनको कम से कम इन बाई लॉज का पता तो चले। वो वहाँ पढ़ाते हैं, उसमें उनके कोर्स में 1 साल का कोर्स होता है। तो हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि हम शिमला में इंस्टीट्यूट खोलेंगे ताकि हमारे बच्चे 1 साल का, अभी तो अगर हम भरने भी लगेंगे कमीशन से तो हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन ही नहीं है हिमाचल में। तो हम चाह रहे थे कि आप इस वाली सुलेमान वाली में इसमें भी करते ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हो कि हमारे उस जो इंस्टीट्यूट को, जो हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ खोले, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया मैक्सिमम उनके इंस्टीट्यूट है, वो हमारे साथ खोलना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे अकोमोडेशन उसको खोलने के लिए। ये करवा देंगे। ये देखिए, ये जो आपने जो पिछला सजेशन दिया था, ये हमने कोर्ट में लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स। It has been decided in the meeting that special task force comprising of members of MC, State District Legal Service Authority, TDC, Forest Department, NGOs and other stakeholders shall be formed which will focus on cleaning hillsides, streams and other hotspots. तो ये इतनी बड़ी टीम बना दी है स्पेशल टास्क फोर्स में। आप एनजीओ की मदद लीजिए, आप फॉरेस्ट की लीजिए, अब तो ये और नोटिफिकेशन भी हो चुकी है, इसमें काउंसलर्स को भी दिलवाना चाहिए। और ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि इस पे वॉच रखेगी स्पेशल टास्क फोर्स में, और ये वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट को हर क्वार्टरली इन्फॉर्म करेगी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने काम किया कि नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये सब भी लिखा है। तो इसमें आपको पूरी मदद देने के लिए, क्योंकि आपका स्टाफ कम था, तो अब नाउ आप मदद ले सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। आप उनको लिखिए कि ये हमारी स्पेशल टास्क फोर्स बनी है, हमारे को ये क्लीन करनी है। आप इनको काउंसलर्स को भी बुलाइए ताकि ये आपको बताएं कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं। आपका काम है, आप सुपरवाइज कर रहे हैं अपने वार्ड में सैनिटेशन को, आपने देखना है कि आपके वार्ड में हॉटस्पॉट है कि नहीं है। अगर हॉटस्पॉट दिखा तो आप खड़े हुए उसके लिए, अपने एरिया के लिए कि ये साफ होना चाहिए। हम भी मेरे एरिया में अगर हॉटस्पॉट देखता हूँ तो मेरे को लगता है यहाँ से मेरे को साफ कराना चाहिए, कोई भी आदमी को लगता है। देवन जी मैं थोड़ा सा इसको, आपने तो बाकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से बताया हमारे को। हमारा जब वर्कशॉप का, जब आपने हमारे को बुलाया यहाँ पे, तो सुलेमान का केस है, तो ये चीज़ें हमारे ऑलरेडी आप इसको अगली हेयरिंग में डाला, जो हमने पॉइंट्स रेज किए, चाहे वो डंपिंग की है, चाहे आपका फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरनमेंट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हमारे को बहुत रिक्वायर्ड है। पूरी हमको हमारे पास तो है ही नहीं है, लेकिन हम उसको करेंगे। हमने हाउस में ये और चीज़ें ऑलरेडी की है, पास्ट है, लेकिन ये कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए, हमारे को भी फ़ायदेमंद, क्योंकि कलेक्टिवली जब आपने ये बुलाया ना हमको, तो हमको भी कोर्ट के थ्रू ऑर्डर हो जाए तो हमको भी काफ़ी फ़ायदा, गवर्नमेंट में भी प्रेशर है और हमारा भी काम हो जाए। जैसे आप कंपनीज की बात आपने की है 32 और जिसमें, तो उसमें इनके पास तो बहुत करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और मेन जो म्यूनसिपैलिटीज़ के रूल होते हैं वो हम ही कर रहे हैं। डंपिंग हमारे को कोई नहीं मिल रही है, हम घूम रहे हैं, अरे बड़े सब जगह जा रहे हैं। और हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स पे हमारे पार्षद जाता है खुद, जो प्रैक्टिकली कोर्ट की नॉलेज में नहीं होता। हर एक पार्षद इतना इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है वो वार्ड में, क्योंकि प्रैक्टिकली वो हमारे पास आम आदमी को तो नहीं पता होता, ना सरकारी लेवल पे होता ना इस चीज़ को, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सिर्फ क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ नहीं मिलता। बेसिकली जो उसमें काम कर रहे होते हैं ना, वो फील्ड में, चाहे हमारा सफाई का स्टाफ है, इवन काउंसलर, हर एक आदमी, हर एक जो वार्ड का इलेक्टेड होता है वो हर चीज़ में जाता है। या आपके जो हॉटस्पॉट्स बताए हमने, पीछे पहाड़ियाँ और वो सारी पहाड़ी शिमला में, लेकिन बावजूद उसके फिर बाद में वैसे होता है, फिर दोबारा से ऐसा हो। हर एक पार्षद इतना इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में, क्योंकि लेकिन वो ये इसलिए मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपकी तुलुक चौहान जी से मेरी काफ़ी लंबी इस पर चर्चा हुई, मैंने टाइम लेके गया था मैं, तो उनके पास मेरी डिटेल्ड में बात, जब ये आपकी हेयरिंग को, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें डालो सुलेमान वाले केस में। तो ये आप ये हमारे को इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
रोड है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, ये ट्रेनिंग से इंस्टीट्यूशन हम बनाना चाहते हैं, हमारा पास है, हमने हाउस से पास किया हुआ है, ये भी इसमें डाल सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, डंपिंग, इलीगल डंपिंग है, हमारे को ये सारी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं और हमने पास किया हुआ है। तो तब अगर आप इसमें डालोगे तो मैं बता रहा हूँ, ये सारे डिपार्टमेंट जो मीटिंग में आ रहे हैं, अब जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ रहा है, उन्होंने मेरे से इतने ऑर्डर करवाए हैं हाई कोर्ट से, उनको जो दिक्कतें थी मैं उनके पास जाता हूँ, उन्होंने उनको लिख के नोट में दिया कि ये ऑर्डर प्लीज पास करवाइए। आप मेरे को बुलाइए, आपके मिस्टर चौहान आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर आप मेरे को बुलाइए, अपने मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपके ऑफिस, मैं चाहता हूँ आप आओ और आप मेरे को एक नोट बना कहीं ना कहीं ये फिर मैं समझता हूँ जितना गंभीर आपने इस चीज़ को उठाया हुआ है, जब इतनी बड़ी गंभीरता इसमें दिख रही है तो उसमें लैग कहाँ कर रहे हैं हम। हमको सच्ची कोर्ट से ऑर्डर और ईपीआर आप बता रहे हो, ईपीआर के थ्रू जो आपने मुझे डिटेल में इसकी भी मेरे को कॉपी मिले, हम हमारे से आप लिखित में चाहते तो विषय साहब लिखित में भी देंगे, रिटर्न में भी देंगे। वैसे तो हमारी चर्चा में ये सारी चीज़ें आ ही रही है, आपने समझा होगा हमारी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं और वो उसको करना बड़ा जरूरी है, तभी हमको भी फायदा। और गवर्नमेंट से और कोर्ट से बैठक में आने का इसका मकसद यही है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारे को होता है, पर मैं ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लोग हम लोग करते हैं, सभी पार्षद भी करते हैं, इस चीज़ की हमारी दिनचर्या है, रोज़ की दिनचर्या है हमारी, हम लोगों को फेस करते हैं, सफाई को देखते हैं, वो करते हैं, हाउस में आती है, सारी चीज़ें सब चलती है हमारे, ये पार्ट है हमारे इस काम का। तो लेकिन फैक्ट ये है कि जब कोर्ट से ये चल रहा है तो मैं चाहता हूँ उसको स्ट्रांगली हमारी बात को भी रखें। अब ये जब हमने 3 दिन का ये वर्कशॉप रखा तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा और कोर्ट के ऑर्डर होंगे तो हम गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बना सकते हैं, दूसरी चीज़ों पे भी, तो आप काफ़ी फायदा इसका रहेगा। आप देखो, आपको जो ऑर्डर चाहिए, जो बॉटलनेक्स आपको लग रहे हैं कि इसकी फुलफिलमेंट में, वो सारे आप आपको लिख के दीजिए, मैं सब कुछ ऑर्डर में लिखवा दूंगा। राइट, और यही किया है, और यही किया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इतने ऑर्डर लिए हैं मेरे से ईपीआर को लेके, मैं उनसे यही पूछा था कि ये दिक्कत क्या आ रही है, ये कंपनियां पे क्यों नहीं कर रही है, तो उन्होंने मेरे को ये पहला चीज़ बोली कि जी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो हमारे से बात ही नहीं करता। हमने सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अगेंस्ट ऑर्डर करवाए कि आप इनको डेटा दीजिए पूरा सारी कंपनियों का। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रिसाइकलर्स जो है हिमाचल से बाहर बेस्ड है, तो ये कंपनियां बाहर से जाके सर्टिफिकेट ले लेती हैं। तो उसमें हमने जो जियो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट था इसका रिसाइकलर्स का, हमने उनको बोला कि रिसाइकलर सिर्फ हिमाचल के हो सकते हैं, स्टेट से बाहर नहीं जाएगा कूड़ा, आप यहीं पे रिसाइकलर्स को दें और यहीं से सर्टिफिकेट लें ताकि पैसा सारा यहाँ पे, ये हमने ऑर्डर करवाया। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमारे को बताया जबकि कहाँ बॉटलनेक थे, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग करना चाहते हैं, तभी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है इस केस में, आपके लिए कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये केस नॉन एडवर्सरियल केस है और हम आपके साथ मिलके आपको जो हाई कोर्ट से मदद चाहिए और सॉल्व करने में, अगर सरकार आपको पैसे नहीं देगी, मैंने उसका भी तरीका आपको बता दिया है कि ये अगर लोग आपके पास नहीं है, तो स्टाफ की कमी है, आप हमारे को लिख के दीजिए कितना स्टाफ चाहिए, कितने पैसे हैं, कंपनी है कितने पैसे चाहिए, उसको फिर हम पूछेंगे मिस्टर ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी एंड द गवर्नमेंट विल आंसर इट इन द कोर्ट व्हाई दिस मनी हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड वंस दिस हैज बीन द रिक्वायरमेंट व्हिच हैज बीन टोल्ड टू यू बाय द लोकल बॉडी। देवेंद्र जी, बस हमारे को तो आप ये 2 डिपार्टमेंट से करवा दे, क्योंकि मेन जो है यही है, जितना पोल्यूशन ये डालते हैं बदले में तो किसी को म्यूनसिपैलिटी को, क्योंकि एक्चुअली में जो सारा काम करता है वो करता म्यूनसिपैलिटीज ही करती है, नालों की सफाई से लेके एनवायरनमेंट से लेके उसका क्रूश जो रोल होता है सबसे ज़्यादा काम ही म्यूनसिपैलिटीज करती है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब हॉटस्पॉट को साफ करने के लिए ना आपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग लेने, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट गार्ड लेने, ताकि आपके साथ लोग हो, ठीक है। अब ये स्पेशल टास्क फोर्स जो अभी पिछला ऑर्डर है 18 जुलाई का, उसमें यही लिखा गया कि स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी हर जगह, तो उसमें आपने लिखना है कि ये स्पेशल टास्क फोर्स को आपने जगह बतानी है कि ये हॉटस्पॉट है जी, यहाँ पे आप प्लेस करिए। और काउंसलर्स जो है आपने जब ड्राइव्स करनी है अपने एरियाज में ड्राइव्स करिए, ठीक है, हर 3 महीने बाद ड्राइव करिए कि सारा साफ करना है, उसमें आप एनजीओस को लीजिए, उसको पब्लिक कीजिए कि ये लोग हमारे साथ जुड़े सफाई अभियान में। आप मेरे जैसे लोग हैं जो आपके साथ आएंगे, गन उठाएंगे, बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सफाई अभियान करिए। और एमसी जो है सिस्टमेटिक तरीके से कर सकती है स्पेशल टास्क फोर्स। तो अगर हमारे पास दफादार नहीं है, सफाई वाले जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, अभी जाने वाले हैं, पर वही है कि ये जो हो रहा है इसमें आपके पास ये है कि आपका स्पेशल टास्क फोर्स है,
आपके पास फॉरेस्ट गार्ड आएंगे, जिस टाइम ये चले गए स्ट्राइक पे तो फॉरेस्ट गार्ड को लिखिए कि आप आइए, जिस स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत है अभी, ठीक है। और वो नहीं आते फिर हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे कि एजी नहीं आ रहे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नहीं आ रही है, एनजीओ को चलो कुछ नहीं बोल सकते, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, they have to send their personnel. If the garbage is lying in the forest, it is their responsibility also. This point is well taken. This was put forward by MC Shimla and it is well taken and it has been argued in the court and they have won this, they have been given the relief. They have been told that you will, forest department will help you. This has been done. ये हो चुका है, तो आपको मिलेगी ये सारी, बाकी आपको जो हर चीज आप बताइए। जी देवेश जी, एक और था, मैं वैसे तो हर बार ये ऑफिसर्स को आपके पास ट्रेन करके ही भेजते हैं, क्योंकि पर मेरे ख्याल 2-3 चीज़ें रह गई थी जो अभी है, चेतन आपके पास गया था। वन इज हमारे पास 300 कैमराज है जो स्मार्ट सिटी से उनको दिए पुलिस डिपार्टमेंट को, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, हमने सारे के सारे जितने वार्ड है विदिन 15 डेज हमारा सिस्टम लग जाएगा उनके वार्डों में, या वार्ड ऑफिस में लगेगा या जहाँ वार्ड ऑफिस के वहाँ जी ऑफिस में लगेगा। तो अगर उनका एक्सेस हमें मिल जाता है, प्लस जो 50 हमने आपको दिए हैं जो हॉटस्पॉट थे वहाँ तो हम कैमरा लगा ही रहे हैं, बोर्ड भी लगा रहे हैं जैसी डायरेक्शंस थी, पर हम सीसी कैमरा लगा रहे हैं। पर अगर वो 300 का अगर ये भी इसके उसमें अगर आ जाता है कि जो कैमराज अलग अलग डिपार्टमेंट ने उसमें स्ट्रीट्स में या कहीं रोड पे लगा रखे, उनका एक्सेस एक दूसरे के साथ है। This is a beautiful suggestion. This should be done. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. This is such a wonderful suggestion. And the cameras which are there for security purposes by the police or anybody else, they may be used for challanning for solid waste management also and keeping a watch. This should be done. This is a great suggestion. अब ये देखिए पेनल्टीज का हमने दिया, पेनल्टीज का हमने बोला पेनल्टीज बढ़ाइए, वो उन्होंने 5000 कर दिया है। अब ये देखिए आप शिमला ने कर दी है, अब अपने जगह करवाइए, ये 5000 का चालान करवाइए, इतना ही चालान होना चाहिए लिटरिंग का, तभी लिटरिंग बंद होगी। लिटरिंग नहीं कर सकते सिविलाइज्ड लोग, पानी में तो बिल्कुल नहीं फेंक सकते, वैसे भी कहीं नहीं फेंक सकते, इट इज अनसिविलाइज्ड, इज बारबेरिक। जस्ट टेल पीपल दिस, ये 5000 रुपये चालान होगा, इससे अवेयरनेस फैलेगी। जो आप बोल रहे थे कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, वो अवेयरनेस फैलानी है कि हमारा आपको 5000 फाइन होगा, वो अवेयरनेस फैलानी है। ये नहीं कि गंद फैलाना गंदा काम है, वो तो गंदा काम है, उनको पता है, पर फाइन होना डॉग्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकते मैडम, क्योंकि डॉग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर आप जो कर सकते हैं कि आप डॉग पाउंड बनाएं, वो आपका इसमें पैसे नहीं है। सर वो तो आप वो तो करने चाहिए, वो तो है। सर एक सजेशन देना चाहूँगा सर, प्लीज एक सजेशन देना। जैसे ये मकान बना रहे लोग हमारे एमसी एरिया में बनाते, जैसे ये समस्या बताई कि नदी नालियों में फेंक रहे हैं कूड़ा या लकड़ी जो बच जाती है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, तो इसके लिए ये भी हो सकता है कि एमसी जो है, जो ठेकेदार हमारे एरियाज में काम करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन उनकी होनी चाहिए ताकि वो रजिस्टर्ड हो जाए, तो हमें पकड़ रहा है कि भी यहाँ ये आदमी वहाँ पे काम कर रहा है और ये वेस्ट कहीं ना कहीं डालेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। जितने टिप्पर है जो करते हैं काम, तो अगर ये रजिस्ट्रेशन उनकी यहाँ वो कर दी जाए कंपलसरी एरिया में कि वही काम करेंगे, जैसे प्लम्बर की होती है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की भी हो जाए, तो ये भी वो अच्छा रहेगा। सर ये तो एमसी एक चीज ये भी है कि जब भी कंस्ट्रक्शन खत्म होती है वो वहाँ पे मिट्टी छोड़ जाते हैं। इसका देखिए कुछ कर रखा है प्राइवेट का तो ये है कि अब आपको पहले एक सीएनडी साइट एक नोटिफाई जो करनी है, आपने एक शायद तारादेवी के पास की रही है, पर आप एक साइट प्रोवाइड करिए जो जिसमें चाहे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखिए कि उनको आपको साइट्स चाहिए। सीएनडी जो रूल्स है 2016 के रूल्स है, वाला रूल्स है, उसमें लिखा हुआ है कि साइट्स प्रोवाइड करो। तो जब साइट एक बार प्रोवाइड होगी तो जितने ठेकेदार या कंट्रैक्टर जितने हैं उनकी जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दे हैव टू प्री इन्फॉर्म द एमसी दैट वी आर पुटिंग अप डंगा और वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन, बिकॉज obviously it will generate construction waste. So once whoever is doing construction, they pre-inform, जैसे हमने वो शादी वाला करा कि जो भी कोई इवेंट हो रहा है 100 से ऊपर लोगों वाला, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप गाड़ी भेजते हैं, वो रूल्स में लिखा हुआ है। वही सीएनडी रूल्स में जो भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चाहे वो एनएचएआई हो, एनएचएआई बोलेगी कि एनएचएआई एक्ट में वो उनको कोई कानून नहीं लगता, यही बोलते हो हर जगह कोर्ट में आके। अभी जो इतनी आपदा आई तो आई वाज शॉक्ड टू सी देयर डिफेंस, दे वर सेइंग दैट हमारा को कानून नहीं लगता, हमारा एनएचएआई एक्ट लगता है। नथिंग डूइंग, दे हैव वो आपके अंडर आते हैं, आपकी जगह पे गंद फैला रहे हैं, एनएचएआई से आप लेंगे
पूरा उनसे उनको पहले आप पर जगह देंगे, वो ये बच के निकल रहे थे कि हमारे को किसी जगह ही नहीं नोटिफाई की है एमसीज ने और ये आपके काउंसिल्स ने। तो आप जगह नोटिफाई करिए, फिर आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको जगह भी दे सकते हैं। तब ये मक डंपिंग जो है ये बंद होगी। मक डंपिंग इज अ वेरी बिग इशू, लोगों के घरों में गिर गया है मक, उनके घरों में लैंडस्लाइड्स आ गई है, तो इट इज सच अ सीरियस इशू, इट इज ओवरलुक्ड लाइक यू नो ऑल ओवर द स्टेट, सारी जगह मक पड़ा हुआ है। आप मेन हाईवे पे सबकी जगहों की मिनिस्टर की गाड़ियां जा रही हैं। नहीं सर, एक बात इसमें एमसी सोलर ने जो सीएनडी साइट है वो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन हमने ये क्या किया है कि जो एनएच का जो वेस्ट होगा ना वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि उनका इतना ह्यूज वेस्ट होता है। वो हम यदि वो ले लेंगे हमारी साइट तो विद इन 1 मंथ में, फिर उनको गवर्नमेंट ने सीएनडी साइट्स अलग डिक्लेयर कर रखी है। अब हमको कर रखी है, और लेन में तो कर रखी है, और रेलवे सबने कर रखी है। अब हमने सीएनडी साइट एमसी सोलर में डिसाइड की, लेकिन उसमें हमने एक स्पेशल वो क्लॉज लाया कि बीच में नेशनल हाईवे या कोई बड़ी एजेंसी इस हमारी इस साइट के ऊपर अपना वेस्ट नहीं करेगी। तो वो सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए हमने किया। और दूसरी एक बात, हमारे यहाँ एमसी सोलर में जो डंप साइट है वो स्लोगड़ा, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास लेगेसी वेस्ट मोर देन 40 इयर्स का पड़ा है। अब डेली 30 टन तो हम हर रोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो लेगेसी वेस्ट है उसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं, जब हमारी बारिश वगैरह होती है, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अश्विनी खड्ड जो है वो वहां से हार्डली 200 मीटर है, उसका जो कंसंट्रेट वाटर है जो उसके जो हमारा लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ उसका लीचेड जो है वो हमारे ड्रिंकिंग साइट पे जाता है, और वो हार्डली 400 मीटर जो उसकी ट्रैवलिंग है उसकी 400 मीटर भी नहीं है। और लेगेसी हमारे लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी बन गया है, जो 30 टन हम जनरेट कर रहे हैं वो तो प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा भी इंटरेस्ट है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जो लेगेसी है जो मोर देन 40 ईयर की पड़ी है, शायद शिमला में भी सेम प्रॉब्लम है, लेगेसी तो लेगेसी आपकी जीवन पर हमारे लेगेसी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा लेगेसी वेस्ट के लिए। हाँ जी, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एनएचआई को, अगर आपके एरिया में वो फेंकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपने एनएचआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि उन्होंने आपके एरिया में फेंकी है। अगर वो ये बोलते हैं कि एनएचआई एक्ट नहीं लगता, आपने बोलना है सीएनडी वेस्ट के अंडर आपने हमारे यहाँ पे मक क्यों फेंका है। अब जो नोटिफाइड साइट है उनको जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके दी है, हाईवे से बनाने से पहले ही उनको नोटिफाई करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो यही है कि जहाँ पे हाईवे बन रहा है या रोड बन रही है जहाँ कटिंग होनी है, तो उनको सबसे पहले ये बताना है कि आपने मक कहाँ फेंकना है, ठीक है। मक वहीं फेंक देंगे लोगों के घरों में, आपके एरिया में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्यों बनेगी वो। पर आपको आपके पास पावर है कि आप उनको नोटिस भेज सकते हैं कि हमारे एरिया में इन्होंने मत फेंका है, अभी बनेगी रोड्स तो आपने भेजना है। और क्योंकि अब लोग प्राइवेट लोग आ रहे हैं हाई कोर्ट में, प्राइवेट लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका क्यों हो गया, ये हो गया, तो ये काउंसलर्स को भी उस एरिया में जहाँ पे रोड बन रही है उसको आप रिप्रेजेंट करिए, वार्ड कमेटी के थ्रू नोटिस भेजिए, आप कॉर्पोरेशन के थ्रू नोटिस भेजिए, खर्चा नहीं है उनसे। अगर आपको साफ करना पड़ गया, उन्होंने फेंक दिया, अगर आपको साफ करना पड़ गया तो आपके पास पैसा भी तो वो देगी एनएचआई, उनके पास इतनी फंडिंग है वो देगी पैसा, तो ये बात है। अच्छा, ये एक दो चीज़ें और है, ये जो ट्रेनिंग तो होगी, ये जो ट्रैकिंग रूट्स है ना, कई जगह अगर यहाँ पे कोई लोग हैं जो ट्रैकिंग एरियाज से हैं, यहाँ पे पहाड़ है जैसे खीरगंगा, त्रिउन, ये जो एरियाज हैं, अगर वैसे एरियाज हैं तो वहाँ पे चूड़धार तो होगा किसी के अंदर यहाँ पे, तो चूड़धार की ट्रैकिंग होनी जा रही है, तो अगर हैवी फुटफॉल है तो वहाँ पे आप एक सिस्टम बनाइए कि लोग ऊपर, एक तो वहाँ पे कांच की बोतलें हमारे को इतनी मिलती हैं, और फिर क्योंकि दारू पीने लेके जाते हैं लोग, और दूसरा वहाँ पे प्लास्टिक, और मेडोज में 3000 मीटर पे इतना वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे लोग गन फेंक रहे हैं, तो उसको हमने इस ऑर्डर में डील किया है और बोला है कि ये एक सेकंड, sustainable trekking routes, ठीक है, suggestions for preserving meadows from solid plastic waste on high footfall trekking routes। तो अभी हमने हाई प्रायोरिटी एरियाज के लिए बोला था मैंने, develop sustainable ecosystem for trekking routes by setting up checkpoints for assessing the plastic glass waste being taken by the tourist via trek routes to the meadows। Further tourist information center, eco-friendly toilet, ये आगे की बात है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP होना चाहिए जो आपके उसके फुटेज में होना चाहिए। अब खीरगंगा में बहुत गन फेंक दिया किसी ने,
अब ये हमने साइट्स दी है, खीरगंगा, हमटा, बिजली महादेव, सरपास, व्यासकोट, श्रीखंड महादेव, मनी महेश। तो ये मैंने चूज की थी साइट्स क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, तो इसका वहाँ गन मच गया है, बहुत गन मच गया है। तो अब सजेशन दिए थे कि एक चेक पॉइंट बनाइए एंट्री गेट पे, इसमें जो अगर आपके एरिया के अंदर आता है कोई ऐसा रूट, तो प्लीज़ वहाँ पे आप चेक पॉइंट के लिए सजेस्ट करिए। इसके एज अ प्रेसिडेंट, यूज इट एज अ प्रेसिडेंट, इसको वो बनाइए, बेस बनाइए इसको। इसके आधार पे आप अपनी जगह पे मांगिए, ठीक है, अपनी जगह पे मांगिए पैसे कि हमें चेक पॉइंट बनाना है। चूड़धार में बहुत लोग जा रहे हैं, ऊपर गन फेंक रहे हैं लोग, मेरे को यहाँ पे चेक पॉइंट बनाना है। अगर आप वहाँ के काउंसलर हैं उस एरिया के जहाँ पे चेक पॉइंट बन सकता है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। शाली डिब्बा का कुफरी के लिए तो चले गए बड़े केस, कुफरी में तो बड़ा बहुत अच्छे पे वहाँ पे कौन घोड़ों का केस चला होता है। आप करिए, आप वहाँ पे चेक पॉइंट बनाइए कि आपका वेस्ट इतना जो वहाँ पे है वो आपको उठाना है। आप एक बार उठाइए, उसका बताइए खर्चा नोट करिए, कॉन्ट्रैक्टर ने इतना पैसा दिया। अब ये लोग आए हैं यहाँ पे एनजीओ, ये आपको भी बताएंगे थोड़े में कि इन्होंने कैसे बीर बिलिंग के साथ इन्होंने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स है जो गन उठाते हैं, तो उससे पता चलता है कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा ले रहा है डोर टू डोर कलेक्शन का या जगह साफ करने का। आपने कुफरी को साफ कराना है, आपने किसी को हायर किया, उसमें इतने पैसे लग गए आपके, वो पैसे का हिसाब रखिए कि कितने पैसे लगते हैं यहाँ पे सफाई कराने के, फिर वो पैसे आप मांग सकेंगे, वो पैसे आपको मिलेंगे। चेक पॉइंट में उतने पैसे आप इकट्ठे कर सकेंगे, उतना आप एंट्री चार्ज लगा सकेंगे। एक मैंने आपको वो चीज़ दिखानी थी, एक सेकंड, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो 20 है, ये देखिए जरा क्राइटेरिया एंड एक्शन, ये स्पेशल रूल बना है पहाड़ों के लिए। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, इसमें एक स्पेशल रूल बना है पहाड़ों के लिए। इन हिली एरियाज द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लोकल अथॉरिटीज शैल बी द सेम एज मेंशन्ड इन रूल 15 विद एडिशनल क्लॉजेस। एक तो रूल 15 है जिसमें आप लोगों की सबकी रिस्पांसिबिलिटीज दी गई है, वो रूल 15 पढ़ेगा वो प्राप्त होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल ऑन हिल्स शैल बी अवॉइडेड। अब देखिए इन्होंने जो चीजें लिखी है सारी वायलेटेड होगी। Construction of landfill on hills shall be avoided. A transfer station at a suitable enclosed location shall be set up to collect residual waste from processing facility and inert waste. A suitable land shall be identified in plain areas. Plain areas में जरा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए इनको landfill sites को। 25 किलोमीटर for setting up sanitary landfill। ठीक है, हिल पे नहीं सेटअप करना क्योंकि नीचे गिरता रहता है, तो प्लेन एरिया ढूंढना है, ठीक है, जहाँ पे लैंडफिल साइट सेटअप होगी। फिर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच लैंड, एफर्ट शैल बी मेड टू सेट अप रीजनल सैनिटरी लैंडफिल्स फॉर इनर्ट वेस्ट। अब रीजनल सैनिटरी लैंडफिल क्या है, छोटी सी साइट, इतने कमरे जितनी साइट, वहां से फिर ट्रांसपोर्ट होगा गन बड़ी साइट पे, ठीक है, यहाँ पे बस सेग्रीगेट होगा और कलेक्ट होगा। एक कलेक्ट करना है वेस्ट, गन जंगल में नहीं पड़ा होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए इनक्लोज फैसिलिटी में। तो ये बात है। तो अब लोकल बॉडी शैल फ्रेम बायलॉज। अब बायलॉज किसी ने नहीं बनाए हैं, बायलॉज लोकल बॉडी को बनाए। जब तक वो बायलॉज नहीं बनाएंगी ये एक्ट डीम टू अप्लाई करेगा। अब ये क्या क्या सोच रहे थे, सरकार सोच रही थी कि वहाँ पे कोई और कानून नहीं लगता। ये बात नहीं है, कानून ये लगेगा। अगर आप अपने बायलॉ नहीं बनाएंगे तो ये सारा कानून लगेगा। आपको अपने बायलॉ बनाने, इसके तहत पर उस जगह को मॉडिफाई करके, मतलब वो टेलर करके कि उस जगह की जो रिक्वायरमेंट है उसको टेलर करके आपको बायलॉज बनाने की पावर दी गई है। पंचायती राज में आप एक अपने आप में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं पंचायत में, और यहाँ लोकल एरियाज में जो है आपको 15 के अंडर दी गई है, पंचायत को सेक्शन 100 के अंडर दी गई है पंचायती राज एक्ट में। तो लोकल बॉडीज को बायलॉज बनाने, ठीक है, आपको अपने बायलॉज बनाने। अगर एमसी शिमला ने जो एक्ट बनाया है 94 का एक्ट है, उसको ये अमेंड कर रहे हैं, उसको और मॉडर्न टाइम्स के लिए वो कर रहे हैं। आप भी अपने रूल्स और लॉज बनाइए, ठीक है। लोकल बॉडी शैल अरेंज टू कन्वे द प्रोविजंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द बायलॉज टू ऑल टूरिस्ट्स visiting the hill areas at the entry point in the town as well as through the hotels, guest houses or like where they stay and by putting up suitable hoardings at tourist destination. होटल जितने हैं उनको उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है इन्फॉर्म करना टूरिस्ट को कि यहाँ पे इतना 5000 रुपये का चलान है, यहाँ पे अगर नदी में गन फेंकोगे तो जेल होगी, 5000 का चलान होगा, यहाँ पे ये इधर कैसे गन फेंकना है, लाना है, ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो आपको बोतलें वहाँ नहीं छोड़ के आनी है। ये सब होटलों को आप बोलेंगे कि आप उनको इन्फॉर्म करिए, अपने होटल के अंदर लगाइए कि ये सारे रूल्स लगे होने चाहिए होटल के अंदर सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। लोकल बॉडी में लेवी सॉलिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको पैसा आएगा, ये है 20E,
ठीक है, रूल 20E ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, लोकल बॉडी में लेवी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज फ्रॉम टूरिस्ट एट एंट्री पॉइंट टू मेक अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी सस्टेनेबल। अब आपका जैसे आप हो जीबी के काउंसलर, आप हो कोई कसौल के वहाँ के काउंसलर, तो वहाँ पे आप एंट्री में लगाइए टैक्स की, ये हमारा गांव है, यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं, ये पैसे देंगे क्योंकि यहाँ पे इतना धंधा आ गया है, क्योंकि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। चूड़धार में अगर बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, जो भी आपका बहुत पॉपुलर टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे जो टूरिस्ट साइट है वहाँ पे आप पैसे इकट्ठे करिए, पर उस पैसे का जो इकट्ठे कर रहे हैं उसको सिर्फ सॉलिड वेस्ट के लिए यूज करिए। अब हमारे को ये प्रॉब्लम आई कि जो लाहौल स्पीति और ये सॉरी ये कोकसर और मनाली वाले थे, इन्होंने ग्रीन टैक्स और एक सादा टैक्स इकट्ठा कर रहे थे। अब हमने उनसे एफिडेविट मांगा है डीसी से कि आप बताएंगे हमें कि ये जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ है पिछले 3-4 साल में, ये यूज कहाँ हुआ है, क्योंकि गन तो वहीं पड़ा हुआ है, टैक्स तो आपने ले लिया और गन इतना पड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी में बात बोल रहा हूँ, सर्कुलर इकोनॉमी है, जहाँ का पैसा लिया गया, जिस काम के लिए दिया गया, उसका अकाउंट चाहिए कि ये इस काम के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो ये बात जब टूरिस्ट आएगा वो फैसिलिटी भी मांगेगा, जब जो पैसा देगा फैसिलिटी से मांग सकता, फैसिलिटी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। शिमला में आप देखिए, शिमला में पार्किंग तरीके से पार्किंग वही, अब आप वेस्ट का पैसा आप लगा देंगे रोड बनाने में, ताकि और टूरिस्ट आए और गन मिलाए। ये ऐसे ये है ना, आपको समझना है। तो ये है बाकी जो शिमला शहर में ये 5G 4G वाली जो वायर लग रही है जगह जगह पोल्स के साथ, वो तो हमने बहुत बारी बोल दिया, वो तो और बोल दिया पूरा, हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं। बाकी वाले माने उसका अंडरग्राउंड करने की, वायर का तो कर ही दिया, वायर को अंडरग्राउंड करने की मुहिम है। वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ शिमला के लिए 100 करोड़ रुपए आए थे एक टाइम पे शिमला में, 100 करोड़ रुपीस। तो उसमें ब्यूटिफिकेशन इज अ वेरी बिग थिंग फॉर शिमला, मनी आल्सो कम्स फॉर शिमला, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। One thing which can be done for beautification is to make the wires underground or make it under pipe. There might be some logistic issues, I don't know what it is, but it should be done because it should be done. And smart city में ये किया नहीं गया, तो बड़ी हमारे को दुख हुआ उसका। उन्होंने रोड्स और चौड़ी कर दी, पर पेडेस्ट्रियन पार्ट बना दी, वो अच्छा किया, क्योंकि पेडेस्ट्रियन पाथ होना चाहिए। शिमला is a town where people walk. The best place in Shimla is Mall Road because cars are not allowed. But it is a walk-centric place. It is not a car-centric place. Don't make more parkings. Don't make space for more parking. Because more cars will come and it will also get occupied. ये गुड़गांव की स्टडी हुई थी, उन्होंने 8 लेन रोड बना दी, उसमें और गाड़ियाँ आ गई। तो जितनी आप स्पेस गाड़ी को देंगे ना, गाड़ी उतनी और ज़्यादा स्पेस ले लेगी। अब अगर आप वॉकिंग स्पेस ज़्यादा बनाओगे, वॉकिंग सेंट्रिक कर दोगे टाउन को, बाहर के जापान में ये हुआ, स्विट्जरलैंड में ये हुआ, जिस टाउन को उन्होंने वॉकिंग सेंट्रिक कर दिया, वहाँ गाड़ियाँ अपने आप कम होती गई, कि जितना बड़ा एरिया और बढ़ता है कि ये वॉकिंग सेंट्रिक हो जाए। सिंपल एम्बुलेंस रोड एंड फॉर एल्डरली एक्सेप्शंस कैन बी मेड, बट अदरवाइज द आइडिया शुड बी दैट 1 कार पर हाउस होल्ड। हम कई लोग करते हैं, वो गाड़ियाँ नहीं लेते क्योंकि उनको ये चीज़ में विश्वास है कि गाड़ियों का जो है उससे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होनी है, आगे जाके सब बंद ही होना है। ये अभी आप कई लोग अभी देख सकते हैं, ये सेक्शन 15 पढ़ लीजिएगा, ये ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज और लोकल अथॉरिटीज यहाँ दी गई हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ऑर्डर से जो भी समझना होगा मैं आपको समझा दूंगा, आया टाइम थोड़ा सा सुन लीजिए, तो आप थक तो नहीं गए इतना सुन के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉ है, इसमें बहुत ज़्यादा कानून है। पर ये जो है कि इससे अब आपको पिछले 5-6 सालों का डेटा एकदम से मिल रहा है, ठीक है। ये बात ये है कि इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, पर धीरे धीरे करके ये एक हैबिट बन जाएगी। तो ऐसे वो चीज़ नहीं है, ये सारी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। और इसमें आपको मैं और थोड़ी सी डायरेक्शन बता देता हूँ, है थोड़ा टाइम हमारे पास। ये एक चेक पॉइंट वाला पॉइंट हो गया ट्रैकिंग के लिए। नेशनल पार्क्स की तरह हमने करना है, क्योंकि ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ पे ये सिस्टम ऑलरेडी है कि एंट्री पॉइंट पे हमारे को चेकिंग चेक पोस्ट लगे हुए हैं। हमने वो मॉडल रेप्लिकेट करना है, क्योंकि अब जो बाकी ट्रैकिंग रूट्स हैं वो भी इतने ही वैल्यूएबल हैं। अगर आप जाएंगे त्रिउंड या खीर गंगा या ऐसी जगहों पे, तो वो जगह है बड़ी तगड़ी जगह, खीर 2010, 11, 12 पे उसकी फोटोज देखेंगे, चंद्रताल की फोटोज देखेंगे। चंद्रताल एक एरिया है जहाँ पे आप एंट्री चार्ज लगा सकते हैं, वो 20 के अंदर इतनी प्रिस्टीन जगह है। और वेटलैंड्स जो है वहाँ पे आप चार्ज लगा सकते हैं, अगर पॉन्ड डैम है,
रिवासर है। यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं। रामसर एक जगह है ईरान में जिसके साथ हमने साइन किया है इंडिया ने कि ये जो वेटलैंड्स हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए बाहर से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स बाकी वेटलैंड्स में भी जाते हैं दुनिया के, तो वो एक स्पेशल इकोसिस्टम बनता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया कैरी करते हैं, जो वहाँ का टेम्परेचर है वो सारा इंटरलिंक्ड है पूरे दुनिया में, तो माइग्रेटरी बर्ड्स उसमें फ्लो करते हैं। तो ये वेटलैंड्स के लिए स्पेशल पैसा आता है बाहर के देशों से, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो पैसे में उसमें भी मैं एमिकस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एमिकस क्यूरी बनाया है, वेटलैंड केस है वो। अगर आपकी जगह पर कोई वेटलैंड है, अगर आप हो किसी ऐसी जगह से जैसे चंद्रताल, रेणुका, रिवालसर, खजियार, ये 28 वेटलैंड है हिमाचल में, 3 रामसर साइट है, उसमें पैसा आपको सेंटर से आएगा। उसकी खजियार के लिए हमने इतना पैसा दिलवाया है, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को ही बोला गया है, फॉरेस्ट को ही बोला गया है सारी सेवा करने के लिए कि आप सफाई करेंगे और आपको पैसा भी देंगे, आपको पावर भी देंगे खजियार के अंदर। वैसे अगर वेटलैंड्स हैं तो आप उसमें आपको पैसा भी मिल सकता है। वेटलैंड अथॉरिटी क्रिएट करवाई थी हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और बहुत पैसा 400 करोड़ रुपए नहीं 400 लाख रुपए आया है, 4 करोड़ रुपए, 400 लाख रुपीस, ओके, व्हिच हैज कम फॉर चंद्रताल ओनली, चंद्रताल एंड पॉन्ग डैम, तो 4 करोड़ रुपए आया था, तो सर हमने दिया था वहाँ पे साइन बोर्ड लगाए, वैसे वैसे और पैसा आता रहता है। तो ये एक चीज है। प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुन लीजिए, मैं भूल गया था। प्लास्टिक बायबैक क्या होता है कि ये जो आपके जो प्लास्टिक आपकी जगह पे पड़ा हुआ है, ये चिप्स के पैकेट है, ये वो है, अब कोई जनता का आदमी कोई उठा के कोई डिपो में देता है, तो उसको अगर 1 किलो वो देता है तो उसको 75 रुपए मिलेंगे। अभी मैं सारे ये जो रैक पिकर्स है, मैं इनसे मिलके आया, कोड़ी बस्ती एक जगह है शिमला में, जहाँ पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे सारे रैक पिकर्स रहते हैं, तो आप उनसे मिलिए जाके। उनका काम ही ये है कि वो जगह जगह जाते हैं, बॉटल्स उठाते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं और अपना वो लाइवलीहुड चला रहे हैं। तो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टेट, you have a responsibility to uplift people who belong to this category in the first place. You have a responsibility to uplift poor people, who are marginalized people. You have to already give them subsidies or some kind of a benefit so that improve their condition. Second part is that you have a problem of plastic waste. These people are poor people who are picking up plastic waste. दिस इज अ पॉलिसी, प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी एक पॉलिसी है जिससे एक तो गरीब जो है वो ऊपर उठता है, दूसरा आपका प्लास्टिक है वो भी उठता है। तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। अभी उनको 60 रुपए मिलते हैं 1 किलो के, जो प्राइवेट लोग देते हैं। इस बायबैक पॉलिसी आई थी 2018 में, उनको 75 रुपए मिलने थे, पर ये बायबैक पॉलिसी कभी किसी को पता ही नहीं था। मैं इतना हैरान हुआ, मैं सारे कोड़ी बस्ती वालों से पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप 75 रुपए क्यों नहीं ले रहे? बोलते हमारे को पता ही नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा एमसी में हर जगह कि क्यों नहीं पता इनको, फिर ये कहाँ पे होता है, मेरे को बेचना है, मेरे को इकट्ठा करके देना है 1 किलो प्लास्टिक और मुझे पैसे चाहिए 75 रुपये, कैसे मिलेंगे? पता चला कि जो डिपो है वो कभी वो 2 हफ्ते में 1 घंटे के लिए कहीं चलता है जिसका पता ही नहीं है कहाँ चलता है, और वो भी पेपरों में चलता है 2 हफ्ते में 1 घंटे के लिए, और वहाँ पे जाना ही इतना इम्पॉसिबल है, और फिर आपको पैसे जो है ऑन द स्पॉट नहीं मिलते। वो पता नहीं कब मिलेंगे या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, और ये तो कब खुलता है उनको पता ही नहीं। तो हमने ये किया है, और एमसी ने हमारा साथ दिया है, जो प्रेजेंट एमसी के एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। उन्होंने अब क्या किया है कि बायबैक पॉलिसी 7 दिन चलेगी, 7 दिन में से जो जगह हैं, जो डिपो हैं जहाँ पे कलेक्ट करके देना है 75 रुपये मिलेंगे, उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज करेंगे कि ये 7 दिन चालू रहेगा, और जो लोग हैं उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। 7th को हमने कोड़ी बस्ती में एक वो रखी है कॉन्फ्रेंस का मतलब बातचीत, जो उनको जाके हम बताएंगे कि ये है आपको 75 रुपये मिलेंगे, और लोग उनको बताया, जब वो बोलते हैं हम तो पूरा शिमला खाली कर देंगे अगर आपको इतने पैसे मिलेंगे। अभी 7 रुपये मिल रहे थे उनको, तो और उसके लिए पैसे दे रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उन्होंने ऑलरेडी 2 करोड़ रुपये दे चुके थे वो 2018 में, उसका हिसाब है। मतलब ये है बात कि हमारे को ये स्ट्रेंथन करना है, हमारे को ऐसी चीज स्ट्रेंथन करनी है जिससे गरीब लोग भी ऊपर उठे, कोई भिखारी लोग हैं या जो भी लोग हैं वो ये सब करेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। और सरकार को पैसे मिलेंगे इसमें, ईपीआर के थ्रू मैं पैसे चाहता हूँ कि ये बायबैक के पैसे मिले, ईपीआर के थ्रू बायबैक के पैसे मिले। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दे रहा है, स्वच्छ भारत भी दे रहा है, ठीक है। ये पैसे आपको आएंगे
सरकार भी देगी पैसे, और ये इस तरीके से आपकी सफाई भी मेंटेन रहेगी। आप बोलते हो आपके पास सफाई कर्मचारी नहीं है, ये लोगों की कमी है, आपके पास सारी जनता आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, अगर उनको एक ये अपॉर्चुनिटी मिले, एवेन्यू मिले जहाँ पे वो कर सकते। मेरे को 70 रुपये की चाहिए, पर मेरे को ये है कि हमारे दोस्त हैं, जाते हैं, हम स्ट्रीम ग्रेड करते हैं, कहीं पे पिकनिक करने गए, हम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर हमारे जैसे लोग भी करेंगे इकट्ठा। गरीब लोग हैं वो तो अपनी लाइवलीहुड के लिए, जान के लिए करेंगे इकट्ठा, तो उनको आप दीजिए मौका। तो बायबैक पॉलिसी इज अ ग्रेट पॉलिसी। आप प्लीज अपने बाकी जगह पे भी हमने उस पर निकाल भी दिया इसी का जो पोस्टर जो बनाया था अभी सबको न्यूज़पेपर में। बस एक ही इशू है जो हमें प्रॉब्लम आती है, एक जगह से तो हम ले भी रहे हैं कंटिन्यूस संजौली से, तो पर बल्कि एक लड़का है 10th में पढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा देता है, तो पर इसमें ये है कि वो साफ करके देंगे। आपने नहीं जो कबाड़ियों से बीच में बात भी की थी ना, वो उनका यही साफ करके देंगे, और प्रोबेबली अगर सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसको तो हम नहीं लेते हैं, पर वो साफ करा हुआ नहीं होता जल्दी बाकी प्लास्टिक। थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताएंगे बायबैक की? बायबैक पॉलिसी का इनको वो पैम्फलेट ही दे दीजिए, आपको पैम्फलेट पकड़ा देंगे, हम पैम्फलेट पकड़ाएंगे, पॉलिसी भी पकड़ा हुआ मैं। और इस पॉलिसी के पैसे आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दे रहा है पैसे, बाकी उसका मैं पूरा मैकेनिज्म बनाया, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी देगा पैसे, इसमें पैसे ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कैसे इकट्ठे करेंगे पैसे, वो भी हम कर रहे हैं कि ईपीआर से कंपनियों से इकट्ठे करें पैसे। पर आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देगा और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। आप ये करवाइए आपने अपनी जगह पे रिकॉर्ड रखिए। एक काम कर दीजिए कि अपनी जगह पे जो ये लोग हैं, जो ये रैग पिकर्स है, बहुत महिलाएं हैं। हिमाचल शिमला में मैंने 100 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए हैं, नाम लिखे हैं अपने पास कि मैं कोर्ट में देना चाहता था, पर एमसी ने अपने आप ही आगे बढ़ के काम कर दिया। बट मैं चाहता था कि सारी जो महिलाएं हैं, इसमें बड़ी सारी महिलाएं हैं और बड़े सारे लोग हैं जो जिनको सच में मदद हो सकती है। आप अपनी जगह के जो ये रैग पिकर्स हैं उनका एक डेटा रखिए अपने पास, उनको यूज करिए। आपके पास स्टाफ नहीं है, इनको यूज करिए, इन लोगों को, इनको आपकी जरूरत है, आपको इनकी जरूरत है। सर उसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, दिन में तो वो ब्लैक कबाड़ खेलते हैं, रात को तो सारे माल उड़ के ऊपर आए थे सर, डेढ़ी लोग क्या तो रात में जी मांगती है, वो भी देखिए ना, वो एक तरफ से हम उनको उठा रहे हैं, दूसरे से वो शिमला शहर में ऐसा अरे चलो वो हमारी जैसे आपने कोड़ी पहली लाइफ ऐसी है, जैसे भी आपने कोड़ी कॉलोनी की बात करी, वहाँ पे आपको बताइए क्या क्या होता है, वहाँ पे सारे व्हीकल भी है, वहाँ पे बहुत, वहाँ पे सारा ड्रग्स माफिया वहाँ पे है। क्या मतलब वहाँ पे जो है ना, जो हम लोग का खाना था ड्रग पेडलर्स नहीं, ड्रग पेडलर्स तो अलग ही प्रॉब्लम होगी ना। ड्रग पेडलर्स तो बड़े अच्छे लोग हैं, आपको मैं बताता हूँ, बताना चाहेंगे बहुत बड़े लोग ड्रग पेडलर्स हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लोग भी है। मैं तो खुद हेल्प का केस कर रहा हूँ, कैनिबस का केस मैं हाई कोर्ट में कर रहा हूँ, जिसमें हम बोल रहे हैं कि कैनिबस का यूज कपड़ों में और चीज़ों। ये एक बात बड़ी रिलेटेड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। हम क्यों चाहते हैं प्लास्टिक की कंपनियां पैसा दें? हम चाहते हैं कि जो प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे अब हेम्प है, मैं आपको हेम्प दिखाता हूँ, मेरा वहाँ पे वो पड़ा, वो मुझे ब्राउन कलर का बैग पड़ा, उसमें एक कॉपी है पड़ी, उसमें वो निकालिएगा, कॉपी जो डायरी पड़ी है वो निकालिएगा। ये जो डायरी है ये हेम्प के पत्ते से बनी है, ठीक है, ये कैनिबस से बनी है। वैसे जो कागज होता है वो बनता है पेड़ों से और एनवायरनमेंट को करके, वैसे ही हेम्प के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं आम के, वो प्लास्टिक भी बनता है, प्लास्टिक पैकेजिंग के ऑल्टरनेटिव बनते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनता है भांग के पत्तों से, ठीक है। वो जो स्टार्टअप है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे? वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि प्लास्टिक बड़ा सस्ता है, प्लास्टिक बड़ा सस्ता है, इसलिए ये भांग के पत्ते या जूट है और जो ऑल्टरनेटिव है ये क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि प्लास्टिक बहुत सस्ता है, ठीक है। प्लास्टिक को महंगा करना है क्योंकि प्लास्टिक की कॉस्ट सोसाइटी बेयर कर रही है, एमसी बेयर कर रही है, यूएलबी बेयर कर रही है, प्लास्टिक की कॉस्ट लग रही है, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये प्लास्टिक की कॉस्ट हम ईपीआर के थ्रू प्लास्टिक की कंपनियों में लगाना चाहते हैं ताकि प्लास्टिक महंगा हो और वो कंपनियां अपने आप से ऑल्टरनेटिव ढूंढे। ऑल्टरनेटिव है ये भांग के पत्ते, जूट के पत्ते, सारे प्लांट, बहुत सारे प्लांट, मतलब भांग एक चीज है, बाकी और भी प्लांट है जिससे ये प्लास्टिक बनता है और बहुत चीजें बनती है। बस ये है कि वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए कंपनियां यूज नहीं करती उनको, वो प्लास्टिक यूज करती है। प्लास्टिक को हमारे को महंगा करना है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट तरीके से सोच के इनको महंगा करो और जो स्टार्टअप्स है उनको आप मौका दीजिए। ये एक अलग से हम कर रहे हैं, अलग केस चल रहा है।
बट ये इस केस को करते हुए बात ऐसे शुरू हुई कि इस केस को करते हुए मेरे को पता चला, क्योंकि मैं मलाना गया, वहाँ पे रहा, देखा कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं फार्मर हमारे साथ काम करना चाहते, क्योंकि फार्मर अभी जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पे जो सर्कुलर इकोनॉमी बनी है वो अलग ही है। 1000 करोड़ रुपये आ रहा है काम का हिमाचल में, और वो बढ़ता जा रहा है रॉकेट की तरह। एनडीपीएस डिपार्टमेंट का आप ग्राफ देखेंगे, यूं जा रहा है ग्राफ। 25 रुपए की पर तोला चरस मिलती थी, अब 5000 पर तोला मिल रही है। वहाँ का कोई भी बच्चा क्यों नहीं रब करेगा भांग एक तोला भांग एक बंदा एक दिन में रब करता है, 5000 रुपये एक दिन में कमाता है। तो अगर आपने पहले भांग को इलीगल करके इतनी कॉस्ट बढ़ा दी उसकी, और कि अब सब लोग इसमें जाना चाहते हैं, वहाँ पे लाखपति बन गए, क्योंकि अब पास वही ऐसा। तो ये मल्टी फैसेटेड इशूज होते हैं। आरडीडी से हम अलग करें। अच्छा, डिपॉजिट रिफंड्स मैंने आपको बता दिया है, तो QR कोड लग रहा है, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। ठीक है जी, ये काफ़ी चीज़ें बता दी है, बाकी मैं और चीज़ें बता दूंगा, इसमें तो बहुत चीज़ें हैं, बट आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। और आप इसमें अगर आपको लगे कि और चीज़ें सफाई चाहिए, इसमें कुछ और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको लगता है कि कोई कानूनी एक्शन लेना है और आपको मदद चाहिए कानून की, आप मेरा नंबर आपके पास होगा, आप मेरे से फ़ोन करिए। अगर आपके स्टाफ का प्रॉब्लम जो भी है, हम आपको जितना एडवाइस कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि हम नंबर आपको दे देंगे। आपका एक वो बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। आपने अगर ये देखना है कि कितने लैंड बाकी है, यूडी ने कितना काम अभी करना बाकी है यूडी का, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यूडी ने कितनी जगह लैंड दिख दिया है हमारे को। ये देखिए, ये बायरैक में ये भी चीज़ थी कि ये बाहर के देशों में देखा था हमने, वहाँ पे एक रिवर्स वेंडिंग मशीन होती है हर मॉल में लगी हुई, कि जो प्लास्टिक लेते हैं, जैसे एक तो हमें रैक पिकर्स को पैसा देंगे जब 1 किलो लेके आएंगे, एक चीज़ होती है रिवर्स वेंडिंग मशीन। उसमें क्या होता है, जैसे वेंडिंग मशीन होती है, आप 10 रुपये डालते हैं, कोक निकलता है, वो मशीन देखते हैं हम। एक मशीन है प्लास्टिक के लिए कि अगर आप उसमें गार्बेज डालेंगे उसमें आपको पैसे मिलेंगे, तो वो रिवर्स वेंडिंग मशीन होती है, वो बाहर के देशों में हर जगह है। अब ये देखिए, ये है ये वो जगह है, ये जो जगह है, ये देख रहे हैं आप चुमाल, ये सारे जगह है जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है। यूडी यहाँ पे हमारे को बड़ा टाइम हो गया यूडी के पीछे पड़े हुए कि चौपाल में लैंड नहीं है, रोडू में लैंड नहीं है, ढियोग में, निर्वा, सिंजेरगांव, इनसे हम सारी डिटेल्स मांग रहे हैं कि क्यों नहीं है, क्या करना है, भुंतर, बंजार, बेलमंड, राजपुर, ये जगह 13 जगह बताइए, बाकी जगह खुला है। शिमला में तो कह रहे हैं जगह, हमारे पास तो लैंड है भी है, जो CNT बेस के लिए भी गया है। ये कल 2 दिन से हमारी टीम तो आउट ऑफ MC एरिया भी गई है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम की लैंड है शोकी में, दारा देवी के पास, कल वहाँ भेजी थी मैंने टीम ना, उसको भी हम देने के उसमें क्या आउट ऑफ MC एरिया बना है CNT बेस पे, अब तक कर देवेंद्र, you can wrap up now. तो आप लोग मेरा नंबर लीजिएगा, अगर आपको इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, हाई कोर्ट ऑर्डर में क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिन लोगों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, मतलब जैसे DCs की बन रही है, अभी हम DCs के लिए कर रहे हैं कि DCs में बहुत काम करना है, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम उनको मैं लेटर भी लिख रहा हूँ। जैसे DC स्टूडेंट में लेटर लिखा अभी कल परसों कि आपने वो 16 नाइन का जो लैंड है वो आप आगे प्रोसेसिंग कराए। DC ऑफिसर को मैंने लेटर लिखा कि आप कंटेम्प्ट में आ जाएंगे अगर आपने ये नहीं किया। तो अगर आपके केस पे ऐसे ऑर्डर होता है जहाँ पे आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको कोई और मदद चाहिए आप रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप में से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। बाकी आपको जो भी आज की इस मीटिंग में आपको सब समझ आ गया होगा कि किस क्या भाव है हमारा, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट में रहिए और मदद जितनी होगी आप दे देंगे। ये NGO से ही आपको बाकी और मदद भी करेंगे, NGO के लोगों से भी मदद करवाएंगे, आपको वॉलंटियर्स दिलवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। So at last we are thankful and grateful to Devendra Khanna who has given a very educative and informative presentation on the implementation of environmental laws, keeping in view of the directions of the Honorable High Court orders. And now we will be breaking for the lunch and we will be reassembling at 2:30 in the
same hall. And after that, we will be having a lecture on implementation of plastic buyback policy by Shri DC Thakurji, who is an environmental officer from DEST.